देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। अच्छा देखो हम लोग स्टडी नोट 3 पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने प्रोडक्ट साइकिल के आगे तक कंप्लीट किया था। ये प्रोसेस स्ट्रेटेजीज हम लोग देख रहे थे, प्रोसेस फोकस, रिपीटेटिव फोकस और प्रोडक्ट फोकस, जिसका मैंने जीस्ट जो है यहीं पर बता दिया था, ठीक है। प्रोसेस फोकस, रिपीटेटिव फोकस और प्रोडक्ट फोकस, ये 3 तरह का स्ट्रेटेजी किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो मैंने एक बार बता दिया था, फिर से एक बार बता देता है। देखो प्रोसेस फोकस का मतलब होता है कि प्रोसेस लेआउट जैसे होता है वैसे ही इसे यूज किया जाता है। यहाँ पर वेराइटीज ऑफ इक्विपमेंट, मैंने पॉइंट भी बता दिया था कौन कौन सा। देखो की पॉइंट होता है, की पॉइंट के हिसाब से हमें याद रखना पड़ता है। बहुत सारा थ्योरी है, क्योंकि थ्योरी ज्यादा आता है तो थ्योरी बहुत सारा है, तो थ्योरी लिखना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा, हम लोग को कीवर्ड पता होना चाहिए, ठीक है। बिना कीवर्ड के तो लिखना मुश्किल हो जाता है, तो कीवर्ड के हिसाब से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देखो कीवर्ड क्या क्या आ जाएगा। कीवर्ड के हिसाब से हम लोग का आ जाएगा कि यहाँ पर ग्रुप में अलग अलग मशीन रहता है, वेराइटीज ऑफ मशीन इक्विपमेंट ग्रुप में रहता है। और एक तरह का मशीन जो है एक ही जगह पे रहता है, और दूसरे तरह का मशीन मतलब एक ग्रुप में वन टाइप ऑफ, दूसरे ग्रुप में दूसरे टाइप ऑफ मशीन्स रहता है। और सारी मशीन्स जो है ग्रुप में जो भी है वो अलग अलग तरीके से काम करेंगे, ठीक है। एक ग्रुप का मशीन का काम अलग होगा, दूसरे ग्रुप का अलग होगा। तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस चलता है, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, ठीक है। इंटरमीडिएट प्रोसेस तो जो है ये चलता है, इस तरह के प्रोसेस सिस्टम को ही बोला जाता है इंटरमीडिएट प्रोसेस। तो ये सब जो हम पॉइंट आउट करे थे, मैंने लास्ट दिन भी बोला था बुक में जो है पॉइंट करो, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज आएगा। और जब लिखना होगा थियोरिटिकली, ये थियोरिटिकली पूछा गया है, तो इसको हमें की पॉइंट के साथ ही लिखना पड़ता है। इतना सारा चीज तो याद हम लोग मतलब याद रख भी लेंगे तो लिख के खत्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये मेनली जॉब शॉप में यूज होता है, जॉब कॉस्टिंग वगैरह में यूज होता है, ठीक है। हर तरह का प्रोसेस जो है यूनिक होता है, और सारा फंक्शंस जो है डिफरेंट होता है। ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, मोर फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। इसका पॉइंट तो जो था इसमें, ये मोर फ्लेक्सिबल होता है, बट जो है लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ये देखो की पॉइंट्स में मिल जाएगा हम लोगों को। लो वॉल्यूम मतलब लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। हाई वैरायटी प्रोडक्ट, क्योंकि देखो जॉब होगा तो हाई वैरायटी होगा ना, जॉब मतलब पर्टिकुलर कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से, और हर एक कस्टमर का अपना अपना पसंद होगा, चॉइस होगा। तो वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट तो ऑटोमेटिकली बात ये है कि बन जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पर लो वॉल्यूम और हाई वैरायटी, ठीक है, ये की पॉइंट्स है। फिर से देखो हम बता देते हैं, ये की पॉइंट्स है, इसे हमें याद रखना है, ठीक है। और ये इंटरमीडिएट प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक प्रोसेस का जो आउटपुट है दूसरे प्रोसेस के लिए यूज होता है। ये प्रोसेस फोकस्ड होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है लो स्किल वर्कर का जरूरत होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर जो है हाई स्किल वर्कर का जरूरत होता है, यहाँ पर हाई स्किल वर्कर का जरूरत होता है। तो की पॉइंट देख लो क्या क्या हो गया। लो वॉल्यूम में प्रोडक्शन होगा, हाई वेराइटी में प्रोडक्शन होगा, हाई स्किल वर्कर से काम करवाना पड़ेगा, प्रोसेस फोकस्ड होता है, इंटरमीडिएट प्रोसेस होता है। इसका मतलब एक प्रोसेस का जो आउटपुट है वो दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफर हो जाता है। और यहाँ पर बहुत अलग अलग मशीन जो है एक ग्रुप में रखे जाते हैं, ठीक है। एक ग्रुप में टाइप ऑफ मशीन, दूसरे ग्रुप में टाइप ऑफ मशीन, और हर एक ग्रुप का मशीन जो है अपना रेस्पेक्टिव वर्क को परफॉर्म करता है, ठीक है। और जॉब शॉप में ये यूज होता है। फिर रिपीटेटिव फोकस वाला क्या था, ये असेंबली लाइन में यूज होता है, ठीक है। रिपीटेटिव फोकस में क्या होता है, यहाँ पर हम लोगों को लो स्किल वर्कर का जरूरत होता है, क्योंकि काम जो है वो रिपीटेटिव होता है, कुछ इसमें स्पेशलिटी इनोवेशन ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। असेंबली लाइन में ये बनता जाता है, लो स्किल्ड वर्कर से ही काम हो जाता है, रिपीटेटिव टास्क होता है, ठीक है। जैसे मान लो कहीं कुछ मान लो नट बोल्टू वगैरह लगवाना है, ठीक है। नट बोल्टूस वगैरह लगवाना है, तो उसमें क्या हो जाता है, नट बोल्ट्स में मान लो यहाँ पर क्या बोले उसको, स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर दिया जा रहा है, फिर रख दिया जा रहा है, फिर टाइट कर दिया जा रहा है, रख दिया जा रहा है। इस तरह का रिपीटेटिव वर्क, मान लो फोन के स्क्रीन पे या कैलकुलेटर के पीछे जो पिन लगे हुए रहते हैं, ठीक है, उसको टाइट कर रहे हैं, रख रहे हैं। तो इसके लिए कुछ ज्यादा स्किल का जरूरत नहीं है, और एक ही तरह का काम जो है वो होते जा रहा है, ठीक है। या फिर मान लो कीबोर्ड को सेट किया जा रहा है, तो उसमें सभी कीवर्ड को सेट करें, एक ही तरह के प्रोसेस में किए जा रहे हैं। तो ये होता है, सिंपलेस्ट होता है, मिनिमम टास्क परफॉर्म करना पड़ता है वर्कर के लिए, लेकिन हर एक मतलब लार्ज वॉल्यूम में प्रोडक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे लो वॉल्यूम, यहाँ पर हो जाएगा देखो लार्ज वॉल्यूम में, कहाँ पर मिलेगा इसका की पॉइंट,
it falls between product focus and process focus. Focus it uses module which are parts of the component prepared often in continue ये देखो mass production मतलब large volume में होता है, ठीक है, continuous और mass production. अच्छा, assembly line में होगा. अच्छा, repetitive process होता है, मतलब कोई भी एक काम को बार बार वही काम को परफॉर्म करते जाना है, कुछ अलग काम नहीं करना है. आउटपुट जो है वो स्पीड में आता है और मैसिव प्रोडक्शन होता है. इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वगैरह, कार वगैरह, ठीक है, कार वगैरह भी असेंबली लाइन में ही प्रोसेस होता है, तो इसके लिए एप्लीकेबल होगा. दूसरा था हम लोगों का प्रोडक्ट फोकस. प्रोडक्ट फोकस का मतलब है कि जहां पर कंटिन्यूअस प्रोसेस का फॉलो किया जाता है, ठीक है. वन प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस्ड होता है हाई वॉल्यूम में और वेराइटी कम होता है. एक ही तरह का प्रोडक्ट हाई वॉल्यूम में प्रोड्यूस होते जाएगा. ये देखो, हाई वॉल्यूम लो वैरायटी, एक ही तरह का प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा इसलिए वैरायटी कम है, और वही एक ही तरह का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाएगा इसलिए हाई वॉल्यूम लो वैरायटी, ठीक है. हाई वॉल्यूम लो वैरायटी में प्रोड्यूस होगा. इसको हम लोग बोल सकते हैं नो वैरायटी भी बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब ज्यादा वैरायटी होता ही नहीं है. लो क्या बोले इसको, अगर चाहो तो नो वैरायटी भी लिखते हैं तो ये करेक्ट होता है, ठीक है. कंटिन्यूअस प्रोसेस में ये किया जाता है, ठीक है. जैसे मान लो बहुत दूर दूर पे मशीन जो है सेट किया हुआ है, किलोमीटर दूरी पे मशीन सेट किया हुआ है, तो एक मशीन में काम हो गया, फिर 1 किलोमीटर दूरी पे दूसरे मशीन पे ले जाया जा रहा है, ठीक है. तो प्रोसेस इस तरह से होता है, कंटिन्यूअस फ्लो रखा जाता है इस तरह से, ठीक है. और हाई फिक्स्ड कॉस्ट होता है और लो वेरिएबल कॉस्ट होता है. ये देखो, लो वेरिएबल कॉस्ट, हाई फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है. और यहाँ पर क्या बोला है, हाई फैसिलिटी यूटिलाइजेशन किया जाता है, ठीक है. अब ये कीवर्ड को अपने तरह से थोड़ा सा रीड करके लिखना है, इंपॉर्टेंट है लेकिन, ठीक है. अच्छा, अब आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले थे, ये मैंने लास्ट दिन भी बोला था, ठीक है. आज हम लोग जो स्टार्ट करें दैट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को यहाँ पर कंपेयर किया गया है ह्यूमन बीइंग के लाइफ साइकिल के साथ, ठीक है. जैसे ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या क्या स्टेजेस हो सकता है एक इंसान का, मतलब उसका जन्म यानी बर्थ हो गया, फिर बचपन यानी चाइल्डहुड, फिर जो है एडल्टहुड हो जाएगा, फिर ओल्ड एज हो जाएगा, फिर उसके बाद डेथ, ठीक है, मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक, ठीक है. तो ये जो साइकिल है ह्यूमन का, उसी तरह से एक प्रोडक्ट का भी लाइफ साइकिल होता है, मतलब एक प्रोडक्ट मार्केट में आता है फिर वो खत्म हो जाता है, तो इसको मतलब उसी तरह से सोचा जा रहा है कि एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, फिर उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसका इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, फिर प्रोडक्ट जो है मार्केट में अपना नाम कमाता है, दैट इज ग्रोथ स्टेज होता है. उसके बाद मैच्योरिटी स्टेज होता है, उसके बाद वो डिक्लाइन हो जाता है. डिक्लाइन मतलब मार्केट से गायब हो गया क्योंकि उसका कंपिटिटर आ गया, दूसरा कोई प्रोडक्ट सब्सटीट्यूट आ गया, इसलिए वो गायब हो जाता है. डिक्लाइन मतलब जैसे ह्यूमन बीइंग का डेथ जो है वही प्रोडक्ट के डिक्लाइन स्टेज को बताता है, ठीक है. और ओल्ड एज जो है वो मैच्योरिटी स्टेज को बताता है. ह्यूमन बीइंग का जो ओल्ड एज है, जहां पर क्या है कि इंसान का जो मतलब ये है अपना जो मतलब कैपेबिलिटी है वो पहले के जैसा इंसान यूज नहीं कर सकता है. ओल्ड एज में क्या हो जाता है, ओल्ड एज में इंसान दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाता है, ठीक है. वैसे मैच्योरिटी स्टेज भी वही होता है कि यहाँ पर फिर सोचना पड़ता है क्या ये प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा या फिर इस पे कुछ हम लोगों को करना पड़ेगा, मतलब कुछ इस पे खर्चा वगैरह करके इसको इनोवेट मतलब इसको मतलब क्या बोले रेनोवेट करें या फिर हम लोग कोई नया ही प्रोडक्ट बना ले, ये सोचने का जरूरत होता है. दैट इज मैच्योरिटी स्टेज, ठीक है. तो अब हम लोग एक एक स्टेज देखो यहाँ पर पढ़ के बताएंगे. यहाँ पर देखो, नॉर्मली ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है, जो हम लिख रहे हैं कॉपी में अगर लिख लोगे तो भी बुक में लिख लोगे ऊपर तो भी समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में देखो, ये नॉर्मली कंसेप्ट तभी एप्लीकेबल होता है जब हम लोग इनोवेटिव प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं. इनोवेटिव प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं, और या फिर बोल सकते हो कि प्रोडक्ट जो है वो न्यू है, ठीक है. इनोवेटिव है, न्यू है, तभी तो उसको मार्केटिंग करना पड़ेगा. तो इनोवेटिंग है, न्यू है, ऐसे प्रोडक्ट को जब हम लोग मार्केट में लाते हैं तो हमारा सोच एक ही रहता है कि हम लोग कितना यूनिट इसका सेल कर पाएंगे पूरे 1 साल के पीरियड में, ठीक है. पूरे 1 साल के पीरियड में मतलब देखो, पूरा 1 साल, मान लो प्रोडक्ट आज लॉन्च हुआ तो पूरे 1 साल, क्योंकि देखो परफॉर्मेंस तो 1 ईयर का ही देखा जाता है क्योंकि अकाउंटिंग जो है 1 साल के हिसाब से होता है. तो पूरे 1 साल में 1 साल जब जितने दिन के लिए होगा, मान लो किसी का अगर 31 दिसंबर का ईयर एंड होता है और अगर आज प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, ठीक है, 1 साल तो नहीं हो रहा है, ये 1 साल नहीं होगा, लेकिन एक अकाउंटिंग ईयर में कितना सेलिंग कर पा रहे हैं अगर आज हम लोगों ने इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया है, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट है, इनोवेटिव प्रोडक्ट है, तो हम लोग को ये सोचना पड़ता है, ठीक है. तो ये जो मतलब प्रोडक्ट कितना बिकेगा नहीं बिकेगा, ठीक है, इसी चीज को बोला जाता है साइकिल, ठीक है. साइकिल मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, की प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल क्या होगा ये सोचना पड़ता है, ठीक है. अब प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल जैसे मैंने बोला कि प्रोडक्शन स्टेज, पहले प्रोडक्शन स्टेज हो जाएगा, फिर हो जाएगा ग्रोथ,
ग्रोथ, ठीक है, प्रोडक्शन स्टेज, फिर ग्रोथ हो गया, फिर मैच्योरिटी, फिर डिक्लाइन, मैच्योरिटी फिर डिक्लाइन, ठीक है, मैच्योरिटी फिर डिक्लाइन। अच्छा, तो सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन स्टेज आएगा, ठीक है, ये मैंने लिखवाया। अब यहाँ पर जो है ना थोड़ा स्टोरी जैसा बता रखा है कि ये बॉर्न ग्रोज ऐसे एटेन्स डायनामिक मैच्योरिटी, मतलब ह्यूमन लाइफ साइकिल को पहले बोला है। जैसे देखो एक ह्यूमन क्या होता है, एक इंसान बोल रहा है प्रोडक्ट लाइक मेन आर मॉर्टल, ठीक है, प्रोडक्ट भी इंसान की तरह मॉर्टल है, ठीक है, दे फ्लोरिश फॉर ए टाइम देन डिक्लाइन एंड डाई, मतलब किसी टाइम के लिए मतलब वो फ्लोरिश्ड होते हैं, उसके बाद वो डिक्लाइन होता है धीरे धीरे, फिर डाई। द लाइफ साइकिल ऑफ ए प्रोडक्ट हैज मेनी पॉइंट्स, इस तरह से ये स्टोरी दे रखा है। ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग को अगर प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल बताना हो तो हम लोग 3 स्टेज में इसे बताएंगे, जैसे यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, ये देखो ये 4 स्टेज हमें बताना है, ये 4 स्टेज, ठीक है, ये ड्रॉ हमारा होना चाहिए। ये 4 स्टेज करके इसका ड्रॉ भी कर दो, ठीक है, तो हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि अगर हम लोग ग्राफिकली देखें तो इस फिगर को यूज करेंगे। इंट्रोडक्शन स्टेज क्या होता है, इंट्रोडक्शन स्टेज का मतलब होता है जब हम लोगों ने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया। अब जब स्टार्टिंग में प्रोडक्ट को हम लोग लॉन्च करते हैं ना, तो इसमें बहुत सारा इनिशियल कॉस्ट इनकट होता है। इनिशियल कॉस्ट का मतलब हो जाता है जैसे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट, रिसर्च कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि नया प्रोडक्ट है ना, तो रिसर्च चल रहा है, प्रोडक्ट को कैसे और डेवलप करें, डेवलपमेंट कॉस्ट चल रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस स्टेज में हम लोग इतना बोलेंगे कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ये देखो, इंट्रोडक्शन स्टेज इज प्रिसीडेड बाय प्रोडक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर प्रोडक्शन का प्लानिंग कैसे किया जाएगा और डेवलपमेंट कैसे करेंगे प्रोडक्ट का, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। दिस पीरियड रिक्वायर्स ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, मतलब इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ज्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट होता जाता है जब हम लोग स्टार्टिंग में रहते हैं। दिस इन्वेस्टमेंट शुड बी ग्रेजुअली रिकूप्ड एट द सेल एट एज द सेल्स पिकअप, जैसे जैसे सेल बढ़ेगा ये इन्वेस्टमेंट का जो हम लोगों ने इनिशियल खर्चा किया वो धीरे धीरे हम लोग उसको रिकूप मतलब रिकवर करना स्टार्ट करेंगे कि हाँ मैंने इतना पैसा लगाया था, अब सेल हो रहा है, धीरे धीरे वो पैसा रिकवर हो रहा है। जो हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में भी देखते हैं, तभी तो बीईपी के पहले सारा चीज नेगेटिव रहता है, बीईपी पे जीरो हो जाता है, उसके बाद पॉजिटिव हो जाता है। तो ये नेगेटिव स्टेज हो गया ना, नेगेटिव स्टेज हो गया, इसीलिए नेगेटिव स्टेज हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने खर्चा इतना ज्यादा किया है, लेकिन सेल तो धीरे धीरे होगा ना, नया प्रोडक्ट है। द कंसेप्ट ऑफ लाइफ साइकिल वुड गिव द मैनेजमेंट एन आइडिया एज टू द टाइम विद इन विच द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कुड बी रिकूप। तो बोल रहा है कि जो लाइफ साइकिल है उससे मैनेजमेंट को एक आइडिया मिल जाता है, किस बात का, कि हम लोग कितने दिन में ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट किए इसे रिकूप कर पाएंगे, मतलब 2 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, जैसे बिक रहा है उसके हिसाब से मैनेजमेंट के पास एक आइडिया जनरेट होता है कि कैसे ये रिकूप्ड होगा, वो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। तो जहां जहां पॉइंट कर रहे हैं वहां वहां देखते जाओ, मतलब ये पूरा ही हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, ये पूरा ही पढ़ना है। और इसमें सिर्फ की पॉइंट पास पास में लिखते जाना है, जैसे कि प्रोडक्शन कॉस्ट हाई या फिर लिख दो इन्वेस्टमेंट हाई, की पॉइंट याद रहेगा तो उसको खुद ब खुद हम लोग एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और एक पॉइंट भी हो जाएगा, हाई इन्वेस्टमेंट और रिकूपमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट को कैसे हम लोग रिकूप्ड कर सकते हैं, ठीक है, या ये पूरे पैरा में ये 2 की पॉइंट हमारा बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से की पॉइंट लिख लो। आफ्टर टेस्टिंग ए प्रोडक्ट एंटर्स द इंट्रोडक्शन स्टेज। अब देखो क्या हुआ, पहले प्रोडक्ट को इंट्रोडक्शन मतलब मार्केट में लाने के पहले उस पर टेस्टिंग वगैरह किया जाता है कि ये कितना मतलब ठीक रहेगा यूज करने में, ये सब किया जाता है, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट विल देन बिकम अवेलेबल इन द नेशनल मार्केट, फिर उसको मार्केट में लाया जाता है। सेल्स वुड बिगिन ग्रेजुअली एज पोटेंशियल बायर केम टू नो अबाउट द प्रोडक्ट थ्रू एडवर्टाइजिंग एंड अदर सेलिंग टेक्निक। पहले पहले क्या होता है ना, पहले पहले प्रोडक्ट का जो इनिशियल स्टेज होता है ना, वहां पर कंपनियों का क्या टारगेट रहता है पता है, कंपनियों का टारगेट ये रहता है हम लोग अपने प्रोडक्ट का दाम ज्यादा रखें, क्यों, नया है, सब कोई विश्वास नहीं करेगा, नहीं खरीदेगा। और इससे क्या होता है ना, अगर हम लोग सिर्फ हायर मतलब रीच क्लास को बेचने का कंपनियां सोचती है, रीच क्लास को बेचने से क्या होता है, लोगों को ऐसा एक मतलब परसेप्शन है कि हाँ अगर वो खरीद रहे उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। वैसे भी देखो अच्छा प्रोडक्ट ही मार्केट में चलेगा, अगर खराब होगा तो चलेगा भी नहीं। तो क्या होता है ना कि रीच क्लासेस ले रहे हैं तो उसका गुडविल ऑटोमेटिक जनरेट होता है, ठीक है। अगर कोई रीच क्लास कोई प्रोडक्ट यूज करता है, ये मतलब ये चीज अगर मतलब अगर पर्सनली देखो तो मुझे ये चीज नहीं पसंद है, लेकिन हाँ
ये सच्चाई है कि अगर कोई रीच क्लास पीपल कुछ यूज कर रहा है तो हाँ वो कुछ वैल्यूएबल है, ऐसा हम लोग सोचते हैं जनरली, ठीक है। अब बाकी सबका अपना अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो अलग है, लेकिन हम लोग यहाँ पर स्टडी के हिसाब से बोल रहे हैं कि कंपनी क्या करता है, कंपनी एक हाई प्राइस रखता है। पहला बात है, कंपनी को हाई प्राइस रखने का कंपनी के पास एक मजबूरी है। क्या मजबूरी है? उसने इतना पहले कॉस्ट लगा दिया इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो रिकवर करने के लिए अगर वो कम प्राइस में बेचे ना तो, और पहले बार में ना वो ज्यादा वॉल्यूम भी नहीं बना सकती, अगर नहीं बिका तो कम वॉल्यूम लगा रही है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कर रखी है, तो कॉस्ट पर यूनिट जो है वो ज्यादा होगा। तो अब ज्यादा महंगा चीज तो सभी नहीं खरीद पाएंगे, बहुत कम लोग ही खरीद पाएंगे। तो पहला कंपनी का काम होता है कि रीच क्लास को बेचते जाए और मतलब मार्केट में अपने प्रोडक्ट का जो बोले मतलब हेवी वेटेज क्रिएट करे। देखो वो सब बड़े लोग खरीद रहे हैं, मतलब ये जो मतलब कंपनी का जो प्रोडक्ट है ये बहुत अच्छा है, ये कुछ स्पेशल ही है, तभी तो इतने बड़े लोग खरीद रहे हैं। तो ऐसे करके कंपनी अपना क्या करती है, गुडविल जनरेट करती है, ठीक है। हम लोग सबको नहीं बेचेंगे, हमारे पास पेटेंट है, कंपनी ऐसा दिखाना चाहती है मेरा स्पेशल प्रोडक्ट है, मेरा इनोवेटिव प्रोडक्ट है, मेरा पेटेंट किया प्रोडक्ट है। देखो सब नहीं खरीद पा रहे, मार्केट में सबके लिए नहीं है मेरा प्रोडक्ट, स्पेशल लोगों के लिए है। इस तरह से क्या होता है, प्रोडक्ट का गुडविल जनरेट होता है, ठीक है। आफ्टर टेस्टिंग ए प्रोडक्ट एंटर्स द प्रोडक्ट प्रोडक्शन इंट्रोडक्शन स्टेज एंड द प्रोडक्ट विल देन बिकम अवेलेबल इन द national market. Sales would begin gradually as potential buyer came to know about the product through advertising and other selling technique. Other selling technique advertising जो कि कॉमन सेलिंग टेक्निक है। इसके अलावा और भी सेलिंग टेक्निक होता है, उसको यूज करके क्या किया जा रहा है, प्रोडक्शन को बढ़ाने का कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। वो धीरे धीरे क्या होता है, सेल बढ़ता जाता है, सॉरी प्रोडक्शन नहीं सेल्स बढ़ता जाता है, ठीक है। बट द प्रॉफिट्स विल बी लो एज पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू बी रिकूव्ड बिसाइड्स हेवी एक्सपेंडिचर ऑन सेलिंग। लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। लोगों को पता चल रहा है, एक सेक्टर के लोग खरीद रहे हैं, जो रिच पीपल है उन्हें प्रोडक्ट अगर पसंद आ रहा है खरीद रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं दिखेगा हमें, क्योंकि इनिशियल स्टेज में बहुत ज्यादा क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है। जब तक वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम लोग रिकूव्ड नहीं कर लेते हैं तब तक हमें खास इस पे बेनिफिट मतलब प्रॉफिट नहीं दिखेगा। तो इस स्टेज पे अगर हम लोग बोले तो यहाँ पर ये देखो, ये चीज हम जो लिख रहे हैं ना, ये कॉपी पे लिख लो या फिर बुक में लिख लो। सेलिंग प्राइस यहाँ पर क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। सेलिंग प्राइस हाई होता है, कॉस्ट भी हाई होता है। क्यों? क्योंकि कम वॉल्यूम में बना रहे हैं, ठीक है। और जो है रीच क्लास को बेच रहे हैं और कम कम वॉल्यूम में बना रहे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा है ना, कॉस्ट पर यूनिट महंगा हो रहा है, ठीक है। तो बनाने का खर्चा ज्यादा है, सेल प्राइस भी ज्यादा है, और प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट हो भी रहा है तो बहुत ही कम, ठीक है। मतलब प्रॉफिट तो हो रहा है बट वो हम लोग रख नहीं पा रहे ना, क्योंकि हम लोग का इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा है। जैसे मान लो कि हम लोग जब मार्जिनल कॉस्ट करते हैं तो वहां पर क्या दिखाते हैं, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब जीरो हो जाएगा तब हम लोग बोलेंगे बीपी में। मान लो वेरिएबल कॉस्ट निकाल पा रहे लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट नहीं निकाल पा रहे, तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे लो प्रॉफिट दिख रहा है। तो ये चीज है जिस्ट, इंट्रोडक्शन स्टेज का जिस्ट ये है, सेलिंग प्राइस ज्यादा, कॉस्ट ज्यादा, प्रॉफिट कम। क्यों? क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है हाई लेवल पे, इसीलिए रीच लोगों को बेचने का कोशिश रहता है कंपनी को, और कंपनी इस तरह से अपने प्रोडक्ट का गुडविल बनाती है। और बाद में सेकेंड जब स्टेज में जाएंगे, ग्रोथ स्टेज में, तब देखो कंपनी क्या करेगी। ग्रोथ स्टेज में कंपनी क्या करती है, वो अपना क्या कर रही है, वो चाहती है कि अब प्रॉफिट जो है वो प्राइस को, सॉरी प्राइस को क्या करेगी, कम कर देगी। मतलब अभी अभी कंपनी ग्रोथ स्टेज में एक्चुअली क्या चाहेगी, नेक्स्ट लेवल का मार्केट को लेने के लिए, ठीक है। अभी तो एक लेवल का मार्केट ले रखा है, मतलब रीच लोगों का मार्केट ले रखा है। अब कंपनी चाहेगी कि थोड़े हायर मिडिल क्लास को भी ले ले और थोड़े लोअर मिडिल क्लास को भी ले ले, मतलब मिडिल क्लास एंड हायर मिडिल क्लास, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक नेक्स्ट लेवल के मार्केट को कंपनी अचीव करना चाहती है, ठीक है। इसमें कंपनी क्या करेगी, नेक्स्ट लेवल का मार्केट तभी कंपनी अचीव कर पाएगी अगर उसको अपना सेल प्राइस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि सभी के लिए तो लेना पॉसिबल नहीं होगा अगर सेल प्राइस कम नहीं होगा। मान लो एक अच्छा गुडविल वाला प्रोडक्ट, उसका सेल प्राइस अगर कम हो जाता है तो हम लोग जैसे लोग भी लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये ग्रोथ स्टेज हो गया। ग्रोथ स्टेज में सेलिंग प्राइस को कंपनी कम कर देती है। देखो बोथ सेल्स एंड प्रॉफिट्स विल बिगिन टू इंक्रीज, सेलिंग प्राइस को कम करिए, सेल बढ़ रहा है, क्वांटिटी में सेल बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने नेक्स्ट लेवल का मार्केट ले लिया, हम लोगों के पास रीच लोगों का मार्केट था, ठीक है। अब हम लोगों ने हायर मिडिल क्लास के मार्केट को भी ले लिया, तो हमारा मार्केट एक्सपैंड कर गया। अगर मार्केट एक्सपैंड कर गया तो सेलिंग प्राइस को हम लोग कम कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सेल जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट विल इंक्रीज, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। क्यों प्रॉफिट बढ़ेगा? अगर हम लोग सेल ज्यादा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी ज्यादा कर रहे हैं, प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं तो कॉस्ट भी कम होगा, कॉस्ट पर
यूनिट कम हो जाएगा ना, लार्ज वॉल्यूम में प्रोडक्शन होगा तो कॉस्ट पर यूनिट भी कम हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट ऑब्वियसली चेंज होगा, फिक्स्ड कॉस्ट तो वही रहेगा, चाहे 5,000 बनाओ चाहे 10,000 यूनिट बनाओ। अब इससे कॉस्ट पर यूनिट कम होगा, सेलिंग प्राइस कम हुआ, सेल्स का क्वांटिटी बढ़ गया, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये 3 बात पे ये ग्रोथ स्टेज टिका हुआ है, ठीक है। तो ग्रोथ स्टेज का मतलब ये होगा कि जहां पर कंपनी अपना नेक्स्ट लेवल का मार्केट बना लेगी, ठीक है, और मार्केट चैनल बना लेगी, ठीक है, मार्केट चैनल बना लेगी, उन लोग को एक पकड़ आ जाएगा कि कहाँ कहाँ हम लोग अपने प्रोडक्ट को बाई सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर इट इज हियर दैट सिमिलर अदर न्यू प्रोडक्ट बिगिन टू अपीयर इन द मार्केट एज सब्स्टिट्यूट एंड ऑफर कंपटीशन। इस स्टेज में क्या होता है, कंपटीशन भी मिलता जाता है कंपनी को, क्यों, क्योंकि जैसे ही नया प्रोडक्ट उसने बनाया और रीच क्लास को बेच रहा था, उतने में क्या होता है, बाकी कंपटीटर भी सोचते हैं हम लोग भी क्यों ना ऐसा कुछ बना के बेचना स्टार्ट करें, तो कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर और एक चीज भी हो रहा है, कंपटीशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। द मैनेजमेंट देयरफॉर शुड ट्राई टू चेंज इट्स अप्रोच बाय चेंजिंग इट्स स्ट्रेटेजी फ्रॉम बाय माय प्रोडक्ट टू ट्राई माय प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पर बाय माय प्रोडक्ट मतलब क्या था, हम लोग बड़े लोगों को ही बेच रहे थे, तो फिर उनके पास, उनको हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि ट्राई माय प्रोडक्ट, जिनके पास ज्यादा पैसा है वो ट्राई व्राई नहीं करते, वो सीधा बाई करते हैं, अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट दिन आके बाई कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग जैसे जो है उनको क्या होता है, ट्राई करके देखते हैं, इतना महंगा है, अगर ठीक लगे तो फिर ले जाएंगे। तो कंपनी क्या करती है, फ्लेक्सिबल कर देती है मार्केट को, सेलिंग प्राइस कम कर देती है। अब कंपनी का ऑफर ये नहीं है कि बाय माय प्रोडक्ट, कंपनी का ऑफर ये है कि ट्राई माय प्रोडक्ट, मतलब आप भी ले सकते हो, नो इशू, महंगा उतना नहीं है पहले के जैसा। एट द एंड ऑफ दिस स्टेज द डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट इज लाइकली टू गेट कंप्लीटेड एंड दिस प्राइस इफ नेसेसरी आर रिड्यूस्ड ए लिटिल। इस स्टेज में क्या हो रहा है, द डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट इज लाइकली टू गेट कंप्लीटेड, जो डिस्ट्रीब्यूशन का अरेंजमेंट है वो कंप्लीटेड किया जाता है, एंड द प्राइस मतलब वही, मतलब हम लोग नेक्स्ट लेवल के मार्केट में अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का सोचते हैं, ठीक है। और नेसेसरी अगर जरूरत लगे तो हम लोग थोड़ा सा प्राइस को कम भी कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर समझा दिया, सेलिंग प्राइस कम करेंगे, कॉस्ट कम हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग मार्केट को एक्सपैंड कर रहे हैं, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट होगा। और यहाँ पर और एक चीज भी होगा, हमें कंपटीशन भी फील होना स्टार्ट होगा। ये जस्ट कंपटीशन मिलने का इनिशियल स्टेज है, ठीक है, अभी भी जोरदार कंपटीशन तो नहीं है, बट हाँ कंपटीशन मिलना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये हो गया ग्रोथ स्टेज। अब देखो मैच्योरिटी स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज पे क्या होता है, यहाँ पर कंपटीटर इतना ज्यादा हो जाता है मार्केट में, सेम प्रोडक्ट जो हम लोगों ने लॉन्च किया था या फिर जो हम लोगों का एक टाइम पे नया प्रोडक्ट था, वैसे प्रोडक्ट बनाने वाली इतनी कंपनियां हो जाती है, इतना ज्यादा मतलब जो है प्रोडक्ट पे मतलब इतना ज्यादा जो है कंपटीशन आ जाता है, मतलब ये जो सिचुएशन है बोल सकते हो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, मतलब किस तरह से बचाए अपने, मतलब अपने कंपनी के इस प्रोडक्ट को किस तरह से बचाए, ये थोड़ा सा थिंकिंग आ जाता है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस मतलब यहाँ पर भी प्रोडक्ट प्रमोशन वगैरह तो चल रहा है, लेकिन एक नेगेटिव अप्रोच पे चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर प्रमोशन जो है वो नेगेटिव एटीट्यूड से चलता है, प्रमोशन का पैसा खर्चा तो कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट वगैरह तो कर रहे हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट तो कर रहे हैं, बट पता नहीं क्या होगा, ये एक सिचुएशन होता है, ठीक है। मतलब हमारे ओल्ड एज जैसा, और मतलब कोई इंसान जब बहुत ज्यादा उनका उम्र हो जाते तो हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ तबीयत तो खराब रहेगा ही, अब एज भी तो हुआ है ना, ये जो बात है ये प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल होना स्टार्ट हो जाता है। गुड आफ्टरनून प्रिया। तो वही चीज यहाँ पर हो रहा है मैच्योरिटी स्टेज में, ठीक है। जैसे हम लोग ओल्ड, जो हमारे घर पे अगर कोई ओल्ड पीपल है तो उनके लिए बोलते हैं ना कि अब तो ऐसे लगा रहेगा बिकॉज ऑफ द एज, ठीक है। उसी तरह से प्रोडक्ट अभी बहुत दिन मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच गया है, कंपटीशन वगैरह तो होगा ही, ठीक है। वही चीज देखो यहाँ पर बोल रहा है, द थर्ड स्टेज इज द मैच्योरिटी स्टेज। ड्यूरिंग दिस स्टेज द मैन्युफैक्चरर इंट्रोड्यूस न्यू मॉडल्स और adopt methods such as trading in etc to promote the sale of their brands with a view to retaining their position in the market। का तो यहाँ पर कंपनी का क्या टारगेट रहता है कि कंपनी किस तरह से मतलब कुछ रिसर्च वगैरह करके कुछ ओल्ड प्रोडक्ट में कुछ इंप्रूवमेंट लाएगी, ठीक है। उसके लिए बोला जा रहा है नया नया मेथड, ट्रेडिंग कैसे होगा मार्केट में अपने प्रोडक्ट का, उसके लिए नया मेथड एडॉप्ट कर रही है। प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए जो भी है अपना जो मतलब थिंकिंग है उसको सोच रही है कि किस तरह से प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाए, ठीक है। ब्रांड को किस तरह से प्रमोट किया जाए ये सब सोचने लग रही है, ठीक है। द नंबर ऑफ बायर्स विल कंटिन्यू टू ग्रो, बायर्स तो बढ़ रहा है बट मोर मोर स्लोली, क्यों, क्योंकि कंपटीशन चल रहा है मार्केट में, हमारे जैसा प्रोडक्ट कोई और भी बेच रहा है। बायर तो पहले से काफी बड़ा है, इनिशियल स्टेज से मतलब इंट्रोडक्शन स्टेज से तो बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन बहुत ही कम, जैसे पहले धड़ाधड़ मतलब आज 10 जन ले रहे हैं तो कल 20 जन ले रहे हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है 20 22
25 ऐसे, मतलब जो ग्रोथ है वो बहुत ही धीरे धीरे हो रहा है। इन इकोनॉमिक टर्म्स दिस इज स्टेज वेयर सप्लाई एक्सीड्स डिमांड, ठीक है। सप्लाई जो है, सप्लाई ज्यादा है बट डिमांड उतना नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू उसका कम हो जाएगा। सम ऑफ द प्रमोशंस एफर्ट्स में lengthen the span of its stage but they will not offer a permanent solution। मतलब वही प्रोडक्ट प्रमोशन तो चल रहा है बट नेगेटिव एटीट्यूड से, ये चीज याद रखोगे तो भी होगा, ये लाइन नहीं भी लिखोगे तो भी होगा। प्रोडक्ट प्रमोशन चल रहा है बट नेगेटिव स्टेज के साथ चल रहा है, ठीक है। मतलब नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव एटीट्यूड ऐसा बोल सकते हो। तो ये वाला जो स्टेज है, यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, सेलिंग प्राइस तो कम ही रख रहे हैं हम लोग, ज्यादा नहीं रख रहे हैं, क्योंकि हम लोग का कॉस्ट भी कम ही जा रहा है, क्योंकि जो है लार्ज वॉल्यूम में प्रोडक्शन चल रहा है। डिमांड तो है बट डिमांड का जो प्रोसेस था ना वो मतलब स्लो हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा है, काफी प्रॉफिट हो रहा है पहले से, लेकिन मतलब कम हो रहा है। प्रोडक्शन के हिसाब से अगर चेक करो, परसेंटेज में अगर चेक करो तो कम हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है बट कम हो रहा है, सबसे ज्यादा यहीं पर होता है, ग्रोथ स्टेज पे होता है, ठीक है। मतलब वही कि मतलब सबसे ज्यादा जो होता है, इंसान काम कौन से स्टेज पे कर सकता है, एडल्टहुड में ही कर सकता है, ठीक है। तो इसके पहले जब हम लोग छोटे रहते हैं तो हमें उतना समझ नहीं होता है। सबसे ज्यादा हम लोगों का जो मतलब वर्किंग लाइफ जो है, जिसको कर्म योग बोल सकते हैं, वो एडल्टहुड ही होता है, ठीक है। अब जब ओल्ड एज हो जाएगा तब हमारे पास उतना कैपेबिलिटी नहीं होगा, ठीक है। वैसे प्रोडक्ट भी बूढ़ा होते जा रहा है, ठीक है। अब डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब देखो फाइनल स्टेज, जिसको डिक्लाइन स्टेज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन टच ए लो लेवल, प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो कम होते जा रहा है, मतलब लो लेवल के तरफ जा रहा है, बढ़ने का कोई नाम नहीं है। कंपटीशन बिकम सीवर एंड कस्टमर स्टार्ट यूजिंग न्यूअर एंड बेटर प्रोडक्ट। कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि कस्टमर वो प्रोडक्ट ले ही नहीं रहा है, सारा मार्केट में नया प्रोडक्ट जो आ गया, बेटर प्रोडक्ट जो आ गया उसको ले रहा है। इट इज हियर दैट द स्टोरी ऑफ प्रोडक्ट एंड्स ए नेचुरल बट हार्डन, ठीक है। इस तरह से प्रोडक्ट का जो स्टोरी है वो एंड हो रहा है, ठीक है। ये चार स्टेज के साथ। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर देखो डिक्लाइन स्टेज में क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस तो कम रख रहे हैं, अभी तो सेलिंग प्राइस बढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है, तो जितना भी बिक रहा है उतना नहीं बिकेगा, लेकिन कॉस्ट बढ़ जा रहा है। क्यों कॉस्ट बढ़ जाएगा बोलो, सेलिंग प्राइस तो हम लोगों ने कम ही रखा है, कॉस्ट इसीलिए बढ़ जा रहा है क्योंकि सेल कम हो रहा है, सेल्स वॉल्यूम कम हो गया तो कॉस्ट पर यूनिट बढ़ गया, ठीक है। और प्रॉफिट जो है वो अब नेगेटिव में जा रहा है, प्रॉफिट को हम लोग लिख देंगे ये अब नेगेटिव में जाने के हालत में है। तो हम लोग को यहाँ पर एक्चुअली क्या कर देना चाहिए, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए, ठीक है। मतलब ये प्रोडक्ट खत्म हो गया है, ये डिक्लाइन मतलब ये मतलब इंसान का डेथ स्टेज के जैसा हो गया है, अब इस पे कुछ भी करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया डिक्लाइन स्टेज। तो इस चीज को क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन आता है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तुम लोग आराम से चाहो तो लिख सकते हो, जो भी मैंने स्टोरी बोला यहाँ पर अच्छे से ही लिखा हुआ है, बस अपना लैंग्वेज यूज करके लिख सकते हो, और ये ड्रॉ जरूर करना है। और ये चीज अगर ऊपर लिखा हुआ रहेगा, जस्ट इसको देख के जाओगे एग्जाम में तो ऑटोमेटिकली लिख पाओगे कि क्या क्या मैंने बोला था। अच्छा, फिर यहाँ पर एक प्रोसेस सिलेक्शन है, ये प्रोसेस सिलेक्शन वाला जो कंसेप्ट है ये ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये इसी से मिलता जुलता है, फिर भी हम एक बार बता देते हैं। देखो प्रोसेस सिलेक्शन वाला क्या होगा, प्रोसेस सिलेक्शन का मतलब है कि हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज करें, ठीक है, हमारे प्रोडक्शन के लिए। whether resources are organized around product or process in order to implement the flow strategy, ठीक है। कैसा हम लोग रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, कैसे अपना प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से हम लोग अपना प्रोसेस सिलेक्शन करेंगे। तो किस तरह का प्रोसेसेस हो सकता है, यहाँ पर दिया हुआ है देखो, जॉब शॉप, बैच, रिपीटेटिव और असेंबली लाइन, कंटिन्यूअस और प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जॉब शॉप, जॉब शॉप, अब यहाँ पर भी देखो हम ना यहाँ पर जो है कि पॉइंट आउट कर देते हैं कीवर्ड्स को, और वो कीवर्ड्स तुम लोग को याद रखना है एग्जाम में जब लिखोगे। तो ये देखो कीवर्ड्स में क्या क्या आ जाएगा, प्रोसेस चॉइस में देखो सबसे पहला जॉब शॉप, जॉब शॉप मतलब जो जॉब कॉस्टिंग हम लोगों ने पढ़ा था वही वाला, ठीक है। अभी आज भी मैंने एक बार डिस्कस कर दिया इसके बारे में, दैट इज द प्रोसेस फोकस, है ना। जॉब शॉप मतलब प्रोसेस फोकस, प्रोसेस फोकस आज मैंने और एक बार डिस्कस किया ना। प्रोसेस फोकस मतलब जहां पर हम लोग जॉब शॉप वाला काम कर सकते हैं कस्टमर के डिमांड के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन कैसे होगा, अगर लिखा हुआ है तो अपने बुक में चेक करके देखो, मैंने प्रोसेस फोकस में भी यही सारा चीज को आइडेंटिफाई किया था, जैसे कि हाई वैरायटी गुड्स,
जो है बनेगा और लो वॉल्यूम पे बनेगा। हाई वैरायटी क्योंकि अलग अलग कस्टमर का अलग अलग नीड, तो लो वॉल्यूम हाई वैरायटी, ठीक है। ये जो है ये इसका की पॉइंट हो जाएगा जॉब शॉप प्रोसेस का, लो वॉल्यूम और हाई वैरायटी। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये जॉब शॉप इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई कस्टमाइजेशन, हम लोग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। और क्या हो जाएगा, हाई फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, हाई फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्किल्ड लेबर का जरूरत होता है। ये मैंने देखो सारा चीज प्रोसेस फोकस में बताया था, अब दोनों को हम लोग कंबाइनली पढ़ेंगे तो दोनों का आंसर ही लिख पाएंगे। स्किल्ड लेबर का जरूरत होता है। और यहाँ पर देखो फ्लेक्सिबल फ्लो स्ट्रेटेजी फॉलो किया जाता है। तो ये सब कीवर्ड्स है, ठीक है। और जॉब प्रोसेस में इसे यूज करते हैं, ये सब कीवर्ड्स है जो कि बिल्कुल मिलता जुलता है प्रोसेस फोकस के साथ। इसके साइड में यहाँ पर प्रोसेस फोकस भी लिख लो, ठीक है। तो जब पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएगा कि प्रोसेस फोकस पढ़ लिया मतलब ये भी हम लोगों ने पढ़ ही लिया। ये देखो, इट इज यूज्ड इन जॉब शॉप व्हेन ए लो वॉल्यूम ऑफ हाई वैरायटी गुड्स आर नीडेड, प्रोसेसिंग इज इंटरमिटेंट, मतलब वही यहाँ पर इंटरमिटेंट वाला यहाँ भी हम लोगों ने बताया था कि एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस में यूज होता है। ईच जॉब रिक्वायर समवट डिफरेंट प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट, हर एक जॉब का अलग अलग प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट होता है। ए जॉब शॉप इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई कस्टमाइजेशन, हाई फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट एंड स्किल्ड लेबर एंड लो वॉल्यूम, ठीक है। लो वॉल्यूम होता है, ये पहले भी बताया था इसलिए मैंने यहाँ पर और नहीं किया, फिर भी की पॉइंट है यहाँ पर पॉइंट आउट कर लो। स्किल्ड लेबर का जरूरत होगा, हाई वैरायटी लो वॉल्यूम। देखो जब भी हाई वैरायटी होगा ना लो वॉल्यूम होगा, कस्टमाइजेशन अवेलेबल होता है, हाई कस्टमाइजेशन होता है। ए टूल एंड डाई, a tool and die shop is an example of job shop, ठीक है, where job process is carried out to produce one kind of a tools, ठीक है। अच्छा, firms having job shop often carry out job work for the firms, ठीक है। firms having job shop often carry out job works for the firm, जो जॉब शॉप करते हैं, जो भी फर्म जॉब जॉब में काम करते हैं, ठीक है, मतलब कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से काम करते हैं, वो जॉब वर्क करते हैं ऐसा बोला जाता है, ठीक है। अदर फर्म्स के लिए वो जॉब वर्क कर सकते हैं। ए जॉब शॉप यूजेस ए फ्लेक्सिबल फ्लो स्ट्रेटेजी विथ रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द प्रोसेस। तो कीवर्ड याद रहेगा तो बाकी चीजों को तो हम लोग लैंग्वेज के साथ लिख ही सकते हैं, ठीक है। और हमें कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। तो जॉब शॉप है तो कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से होगा, तो कस्टमाइजेशन अवेलेबल होगा, फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल होगा, स्किल्ड लेबर का जरूरत होगा, लो वॉल्यूम में प्रोडक्शन होगा, हाई वेराइटी होगा, ठीक है। और जो है इंटरमीडिएट प्रोसेस बोला जाएगा क्योंकि एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस में हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है बैच प्रोसेस। बैच प्रोसेस में क्या होता है, बैच प्रोसेस का देखो इसका की पॉइंट्स हम बता देते हैं। बैच प्रोसेस में हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारा जॉब को हम लोग एक साथ परफॉर्म करें, ऐसा बोल सकते हैं। बैच प्रोसेस इज यूज्ड व्हेन ए मॉडरेट वॉल्यूम ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज रिक्वायर्ड, मतलब मॉडरेट वॉल्यूम, बहुत ज्यादा भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, नॉट हाई वॉल्यूम नॉट लो वॉल्यूम, मिडिल का मॉडरेट वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तब हम लोग बैच प्रोसेस यूज करेंगे। मॉडरेट वैरायटी इन प्रोडक्ट और सर्विस, मतलब यहाँ पर की पॉइंट हो गया हम लोग का मॉडरेट, मॉडरेट वॉल्यूम में प्रोडक्शन होगा, मॉडरेट वैरायटी में प्रोडक्शन होगा। ए बैच प्रोसेस डिफरेंट फ्रॉम जॉब प्रोसेस विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम एंड वैरायटी। जॉब और बैच में यही फर्क है, वॉल्यूम और वैरायटी। जैसे जॉब में क्या हो रहा था, एक ही चीज एक तरह का चीज एक ही बन रहा था, यहाँ पर एक तरह का चीज मान लो 10-12 बन रहा है, ठीक है। वही चीज वॉल्यूम और वैरायटी में जो है वही फर्क होगा, बाकी मिलता जुलता है। इन बैच प्रोसेसिंग वॉल्यूम्स आर हायर बिकॉज सेम और सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विसेज आर रिपीटेडली प्रोवाइडेड, ठीक है। बैच प्रोसेसिंग जो है वहां पर वॉल्यूम जो है वो बहुत ज्यादा होता है क्योंकि एक ही तरह का प्रोडक्ट जो है और या सर्विसेज, अगर हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, रिपीटेडली दिया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन बैचेस इंक्लूड्स पेंट, आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बुक्स एंड मैगजीन। मान लो कि आइसक्रीम का प्रोडक्शन हो रहा है तो वो बैच में होता है, एक ही तरह का, मान लो एक ही तरह का हो रहा है लेकिन मान लो अलग अलग, जैसे वैनिला हो गया, ठीक है, बटर स्कॉच हो गया, तो इस तरह से या फिर मान लो चॉकलेट आइसक्रीम। तो ये जो हो रहा है वैरायटी है लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं होता है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। तो और उसके साथ लेकिन बहुत कम भी नहीं है, यूनिक नहीं है कि एक ही बना, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक तरह का कुछ आइटम, एक तरह का कुछ आइटम, तो मॉडरेट वॉल्यूम मॉडरेट वैरायटी में प्रोड्यूस होता है। और एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम्पल के साथ हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर पेंट हो गया और आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक एंड बुक्स मैगजीन, ठीक है।
एटसेट्रा। अब देखो रिपीटेटिव प्रोसेस जो है ये बिल्कुल रिपीटेटिव फोकस के साथ मिलता है, ठीक है। ये भी हम लोगों ने आज देखा। रिपीटेटिव मतलब जहां पर क्या होता है, लो स्किल्ड वर्कर, मतलब लो स्किल्ड क्या, अनस्किल्ड भी चलेगा, ठीक है। लो स्किल्ड वर्कर को हम लोग यूज कर रहे हैं और उनसे रिपीटेटिव वर्क करवा रहे हैं, एकदम सीधा साधा काम करवा रहे हैं, ज्यादा कुछ डिफिकल्टीज वाला काम नहीं है, सिंपल है, मिनिमम टास्क परफॉर्म करना है, लेकिन हाँ हाई वॉल्यूम मास प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब इसमें देखो मेन पॉइंट क्या है, हाई वॉल्यूम्स ऑफ मोर स्टैंडर्डाइज गुड्स और सर्विसेज आर नीडेड। मतलब एक ही तरह का स्टैंडर्डाइज का मतलब लास्ट दिन मैंने बोला था, मतलब एक ही तरह का होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि घर पे हम लोग अगर एक ही तरह का सब्जी डेली भी बनाते हैं तो वो स्टैंडर्डाइज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लोग कोई उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते हैं, मतलब उस पर कुछ हम लोग लिखते नहीं है कि अगर इतना सारा मतलब क्वांटिटी में वेजिटेबल लिया है तो इतना ही हम लोग मसाला यानी स्पाइसेस यूज करें, ऐसा कुछ नहीं करते, अंदाजे में करते जाते हैं। तो डेली क्या है, अलग अलग टेस्ट हमें देखने को मिलता है। लेकिन स्टैंडर्डाइज करने का मतलब है कि सेम टेस्ट सेम जो है वो हम लोग ला सके, एक ही तरह का गुड्स जो है वो प्रोड्यूस कर सके, या फिर एक ही तरह का सर्विस सभी के लिए प्रोवाइड कर सके, इसको बोला जाता है स्टैंडर्डाइज्ड करना। तो ये जब स्टैंडर्डाइज हायर वॉल्यूम में प्रोडक्शन करना पड़ता है स्टैंडर्डाइज गुड्स और सर्विस का, तब रिपीटेटिव प्रोसेस का यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर लेबर स्किल देखो, लो लेबर स्किल का जरूरत होता है। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्लाइट फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा सा होता है इक्विपमेंट का, ठीक है। और जनरली लो लेबर स्किल, तो देखो की पॉइंट हम बता रहे हैं, स्लाइट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट, लो लेबर स्किल का जरूरत होता है, ठीक है। और इसमें असेंबली लाइन का प्रोडक्शन होता है। देखो प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इंक्लूड ऑटोमोबाइल्स, होम अप्लायंसेस, टेलीविजन सेट, कंप्यूटर, टॉयज एटसेट्रा। रिपीटेटिव प्रोसेस इज ऑल्सो रेफर टू एज लाइन प्रोसेस। रिपीटेटिव प्रोसेस का और एक नाम क्या है, लाइन प्रोसेस, as it includes production line and assembly line in mass production होता है यहाँ पर, ठीक है। और असेंबली लाइन में होता है, मतलब ये देखो ना, मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देख लो, टेलीविजन सेट में देख लो, उसका एक काम कोई एक टाइप ऑफ वर्कर कर रहा है, फिर दूसरा जो उसमें एडिशन होगा वो कोई और कर रहा है, ठीक है। कार, टॉयज, ये सब में जो है रिपीटेटिव प्रोसेस यूज होता है। अच्छा, और इसमें ये देखो ये वाला मैन्युफैक्चर टू स्टॉक, ये स्टॉक किया जाता है, ठीक है। और असेंबल टू ऑर्डर, ऑर्डर के हिसाब से असेंबल किया जाता है। मास कस्टमाइजेशन होता है, ये यहाँ पर जो ब्लैक ब्लैक कलर से लिखा हुआ है ये सब की पॉइंट है, एक बार हम पढ़ के समझा देते हैं। रिसोर्सेज आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड ए प्रोडक्ट और सर्विस, रिसोर्सेज को हम लोग मतलब इकट्ठा करते हैं प्रोडक्ट या सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, एंड मटेरियल मूव इन ए लाइन फ्लो फ्रॉम वन ऑपरेशन टू नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू ए फिक्स्ड सीक्वेंस विद लिटिल वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री। बोल रहे हैं कि यहाँ पर WIP हम लोग ज्यादा जनरेट नहीं करेंगे, ठीक है। जितना कम जनरेट हो उतना अच्छा है, मतलब जो भी बने फिनिश गुड्स बने, वहां पर कुछ WIP जितना कम हो उतना अच्छा। और जो सीक्वेंस में काम चल रहा है, जो फ्लो में मटेरियल मूव कर रहा है उसी तरह से वो मूव करता जाए, उसी फिक्स सीक्वेंस पे काम होता जाए। दिस काइंड ऑफ प्रोसेस इज सुटेबल टू मैन्युफैक्चर टू स्टॉक, ठीक है। हम लोग स्टॉक भी कर सकते हैं जो बैच प्रोसेस या जॉब में नहीं कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी विद द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हेल्ड इन फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, जो स्टॉक में रख लेंगे उसे फिनिश गुड्स मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री बोलेंगे। However, assemble to order strategy and mass customization are also possible in repetitive process. Repetitive process में assemble to order, जब order आया तब assemble करेंगे। mass customization ये भी available हो सकता है repetitive process में, ठीक है। तो पूरा ही मैंने पढ़ के बता दिया और की पॉइंट्स भी बोल दिया क्या क्या हमें ध्यान रखना है। फिर हो रहा है कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रोसेस में देखो, अच्छा इसका और एक चीज बोल सकते हैं, इसमें और एक की पॉइंट चाहो तो लिख सकते हो, ये मैंने पहले भी बोला है, रिपीटेटिव फोकस में लो वेरिएशन हाई वॉल्यूम, ठीक है। लो वेरिएशन हाई वॉल्यूम, ये भी चाहो तो लिख लो, लो वेरिएशन हाई वॉल्यूम। और ये जो है असेंबल टू ऑर्डर, तो ठीक है, बस इतना ही ठीक है और जरूरत नहीं है। और कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस में देखो क्या क्या की पॉइंट है। ये एक्चुअली प्रोडक्ट फोकस वाला है, कंटिन्यूअस प्रोसेस जो है ये प्रोडक्ट फोकस वाला है, ठीक है। ये हम हटा देते हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस का देखो क्या बोल रहा है, दिस इज यूज्ड व्हेन ए वेरी हाईली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट इज डिजायर्ड इन हाई वॉल्यूम। तो देखो हाईली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट और हाई वॉल्यूम,
जब हमें चाहिए तब हम लोग कंटिन्यूअस प्रोसेस में मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं प्रोसेस करने के लिए. दिस सिस्टम हैव ऑलमोस्ट नो वैरायटी इन आउटपुट एंड हेंस देयर इज नो नीड फॉर इक्विपमेंट फ्लेक्सिबिलिटी. तो इसके आगे वाला देखो, इसमें इक्विपमेंट फ्लेक्सिबिलिटी का जरूरत था क्योंकि इसमें वैरायटी ज्यादा था, बट इसमें वैरायटी जो है वो नहीं है. इसी वजह से एक ही इक्विपमेंट से हो जाएगा, इक्विपमेंट फ्लेक्सिबिलिटी का जरूरत नहीं है, एक ही तरह के इक्विपमेंट से काम हो जाएगा. वैरायटी कम तो इक्विपमेंट फ्लेक्सिबिलिटी कम. स्टैंडर्डाइजेशन हाई, मतलब एक ही तरह का प्रोडक्ट ज्यादा हो रहा है तो एक ही स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो हाई होगा. एक ही तरह का प्रोडक्ट का टेस्ट या क्वालिटी अलग अलग होगा तो बिकेगा थोड़ी. तो नो वैरायटी है तो हाई स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, और वॉल्यूम जो है वो हाई होता है. ए कंटिन्यूअस प्रोसेस इज एक्सट्रीम एंड end of high volume. A continuous process is extreme end of high volume standardized production with rigid line flows. ठीक है, ये पहले भी हम लोगों ने देखा. The process often is capital intensive. यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसे का जरूरत होता है and operate round the clock to maximize equipment utilization and to avoid expensive shutdown and shut-ups. ठीक है, तो बोल रहा है कि यहाँ पर क्या होता है, कैपिटल इंटेंसिव होता है, मतलब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, बहुत ज्यादा पैसा यहाँ पर जो है इनकर्ड होता है. ठीक है, तो इसको ऑपरेट किया जाता है मतलब अराउंड द क्लॉक, मतलब जितना टाइम मिले उतने टाइम में इसको प्रोसेस करते जाते हैं. मैक्सिमम इक्विपमेंट का यूटिलाइज करने का सोचा जाता है और जितना भी शट डाउन और शट अप को मतलब जो कि है हम लोग अवॉइड कर पाए. ठीक है, क्योंकि शट डाउन का कॉस्ट हो जाता है ना, तो ये सब हम लोग अवॉइड करना चाहते हैं कि शट डाउन ना हो, शट अप्स ना हो. ठीक है, तो ये सब हम लोग क्या करना चाहते हैं, ये सब अवॉइड करना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है. एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट मीन्स इन कंटिन्यूअस प्रोसेस सिस्टम इंक्लूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, स्टील, सुगर, जैसे मतलब ये याद रख सकते हो गन्ना से चीनी. ठीक है, गन्ना से चीनी बन रहा है. ठीक है, तो वही चीज हो रहा है कंटिन्यूअस प्रोसेस. तो प्रोडक्ट, स्टील, सुगर, सुगर मतलब वही सुगर केन से सुगर, फ्लोर, पेपर, सीमेंट, फर्टिलाइजर. ठीक है, ये सब इंडस्ट्री में कंटिन्यूअस प्रोसेस यूज होता है. तो यहाँ पर एक ही तरह का स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है, हाई वॉल्यूम में प्रोडक्शन किया जाता है, इक्विपमेंट फ्लेक्सिबिलिटी का उतना जरूरत नहीं होता है और हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है. इसलिए जितना इक्विपमेंट को यूटिलाइज कर पाए उतना अच्छा है. शटडाउन को अवॉइड करने का हमारा पूरा कोशिश रहेगा. ठीक है, और ये एग्जाम्पल्स जो है जरूर याद रखना है. नेक्स्ट हो जाएगा प्रोजेक्ट प्रोसेस. ठीक है, प्रोजेक्ट प्रोसेस का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर जो की पॉइंट है, सबसे पहला की पॉइंट है यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ जॉब कस्टमाइजेशन. ठीक है, यहाँ पर जॉब कस्टमाइजेशन ज्यादा होता है. द लार्ज स्कोप ऑफ ईच प्रोजेक्ट एंड नीड फॉर सब्सटेंशियल रिसोर्सेज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई डिग्री ऑफ जॉब कस्टमाइजेशन, मतलब कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा होता है. द लार्ज स्कोप फॉर ईच प्रोजेक्ट एंड नीड फॉर सब्सटेंशियल रिसोर्सेज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट. यहाँ पर एक्चुअली हम लोग प्रोजेक्ट को लेते हैं जो जॉब कॉस्टिंग के तरह ही है. ठीक है, लेकिन ये जो जॉब है ये छोटा छोटा जॉब नहीं है, मतलब ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग वाला जॉब है, जैसे कि डैम बनाना, ब्रिज बनाना. ठीक है, वही चीज बोल रहा है, सब्सटेंशियल रिसोर्सेज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट. इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सब्सटेंशियल रिसोर्सेज का जरूरत होता है, लार्ज स्कोप रहता है इसमें. एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्ट आर बिल्डिंग ए शॉपिंग सेंटर. ठीक है, शॉपिंग मॉल, डैम, ब्रिज, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए फैक्ट्री, हॉस्पिटल, डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्ट. ठीक है, पब्लिशिंग ए न्यू बुक एटसेट्रा. ये सब चीज जब हम लोग करना चाहते हैं तो हमें प्रोजेक्ट प्रोसेस का हेल्प लेना चाहिए. प्रोजेक्ट टेंड्स टू बी कम्प्लेक्स, प्रोजेक्ट टेंड्स टू बी कम्प्लेक्स टास्क ए लॉन्ग टाइम, सॉरी टेक ए लॉन्ग टाइम. प्रोजेक्ट अगर कॉम्प्लेक्स होता है तो ज्यादा टाइम लगेगा एंड कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज. तो क्या होता है, और इसमें कॉम्प्लेक्स होगा प्रोजेक्ट, टाइम ज्यादा लगेगा, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज को भी परफॉर्म करना पड़ेगा. ठीक है, मतलब टफ प्रोजेक्ट है तो टफ वे से ही वो परफॉर्म होगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा. इक्विपमेंट फ्लेक्सिबिलिटी एंड लेबर स्किल कैन रेंज फ्रॉम लो टू हाई. इक्विपमेंट फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम होता है, लेबर फ्लेक्सिबिलिटी जो है, लेबर का स्किल जो है वो कम होता है. ठीक है, मतलब कम से ज्यादा की तरफ जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, कैसा प्रोजेक्ट है. ठीक है, अब जैसे ब्रिज वगैरह बनना है तो उस तरह का स्किल लेबर चाहिए. ठीक है, जिनको ये काम पता है. अगर मान लो किसी को हॉस्पिटल बनवाना है तो उस तरह का लेबर स्किल चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी इक्विपमेंट का उस तरह का चाहिए. कैसा प्रोजेक्ट है, अगर किसी को बुक पब्लिश करना है तो उसके लिए अलग स्किल्ड पर्सन होते हैं. तो इस तरह से हम लोग चॉइस कर पाएंगे कि
किस तरह के, मतलब हमें स्किल्ड लेबर चाहिए, मतलब किस तरह के स्किल्ड के लेबर चाहिए, ठीक है। ये हम लोग नहीं बोल सकते अनस्किल्ड, मतलब डिपेंड करता है कैसा काम है उसके हिसाब से स्किल्ड वाले लेबर चाहिए, ठीक है। और बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए स्किल्ड, कम भी नहीं चाहिए, लो टू हाई डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट। वही बोला मैंने, ये जो लेबर वाला बात हो रहा है और इक्विपमेंट फ्लेक्सिबिलिटी, ये तो पूरे पूरी प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब बुक पब्लिश करने का जो भी फ्लेक्सिबिलिटीज होगा, जो भी लेबर का रिक्वायरमेंट होगा, वो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन वाले काम में होगा नहीं, ब्रिज वगैरह में। तो वही चीज बोल रहा है, प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करके फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट एंड लेबर का स्किल जो है वो चेंज होते जाता है, नॉर्मली लो टू हाई होता है, ठीक है। तो ये देखो, ये सारा चीज मैंने बोल दिया, की पॉइंट्स भी बोल दिया, बस अब इसका आंसर लिखने आना चाहिए, ठीक है। अपने हिसाब से लिखोगे, एक बार कॉपी में प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे स्टडी नोट 4 में प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। अच्छा, देखो, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल नाम से हम लोग को क्या लग रहा है, हम लोग जो प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं उसको कैसे प्लान करेंगे और उस प्लान पे कैसा अपना कंट्रोल रखेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल is a predetermined process। ये एक प्री डिटरमाइंड प्रोसेस है, ठीक है, मतलब पहले से सोचा गया एक प्रोसेस है, विच इंक्लूड्स द यूज ऑफ रॉ मेटेरियल, रॉ मेटेरियल, ह्यूमन रिसोर्सेज, मशीन्स एटसेट्रा। तो देखो क्या है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल ये एक प्री डिटरमाइंड प्रोसेस है जिसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है, कैसे रॉ मटेरियल को यूज करें, कैसे ह्यूमन रिसोर्स को यूज करें और कैसे मशीन्स को यूज करें। पीपीसी मतलब ये वाला प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, पीपीसी भी बोला जाता है। पीपीसी इज द टेक्निक टू प्लान each and every step, each and every step in a large series of separate operations। पीपीसी मतलब प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल जो है, ये एक ऐसा टेक्निक है जो प्लान करता है हर एक ईच एंड एवरी स्टेप इन ए लार्ज सीरीज ऑफ सेपरेट ऑपरेशन, हर एक ऑपरेशन का हर एक स्टेज, हर एक स्टेप कैसा होगा, ठीक है, ये उसके बारे में क्या करता है, ये प्लान करता है, ठीक है। तो पीपीसी इज द टेक्निक टू प्लान ईच एंड एवरी स्टेप इन ए लार्ज सीरीज ऑफ ऑपरेशंस, सेपरेट ऑपरेशंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद it helps to take the right decision at the right time and at the right place to achieve maximum efficiency, ठीक है। अच्छा, तो देखो पहले मैंने जस्ट डेफिनेशन ही लिखवाया है,
यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज अ प्री डिटरमाइंड प्रोसेस। ये पहले से ही डिटरमाइन किया जाता है, जिसमें ये इंक्लूडेड रहता है कि कैसे रॉ मटेरियल को यूज करें, ह्यूमन रिसोर्स को कैसे यूज करें, मशीन को कैसे यूज करें। ठीक है। प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल जो है ये एक ऐसा टेक्निक है जो हर एक सेपरेट ऑपरेशन, चाहे वो कितना भी लार्ज क्यों ना हो, ठीक है, लार्ज सीरीज ऑफ क्यों ना हो, लार्ज सीरीज ऑफ अलग अलग ऑपरेशंस के हर एक स्टेज को, हर एक स्टेप को जो है ये प्लान कर सकता है। ठीक है। इसके वजह से हेल्प क्या होता है, इट हेल्प्स टू टेक द राइट डिसीजन। इससे हम लोग राइट डिसीजन ले सकते हैं राइट टाइम पे, राइट जगह पे, ताकि हम लोग मैक्सिमम एफिशिएंसी का यूटिलाइजेशन कर पाए। ठीक है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का ये पहले हम लोगों ने डेफिनेशन देख लिया। ठीक है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल क्या होता है, इसको मैंने जिस्ट में लिखा दिया। ठीक है। तो अभी हम लोग स्टडी नोट 4 पढ़ रहे हैं। स्टडी नोट, अच्छा, इसके बाद प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, एक लाइन इसमें और जोड़ेंगे अलग से, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल मतलब पीपीसी। प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल can be viewed as the nervous system of a production ऑपरेशन। कोई भी प्रोडक्शन ऑपरेशन का ये एक नर्वस सिस्टम है, हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट इसी में ही ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट ये पैरा करके लिख रहे हैं। ठीक है। अगर हमें पूछा जाए तो ये पैरा करके लिख रहे हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे द प्राइमरी कंसर्न, द प्राइमरी कंसर्न ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ पीपीसी लिख देते हैं शॉर्ट में। आप बार बार प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल नहीं लिखेंगे, जहां पीपीसी लिख रहे हैं मतलब ही प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल। ठीक है। तो द प्राइमरी कंसर्न ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल इज द डिलीवरी ऑफ products to customers or to inventory stock according to same predetermined schedule। predetermined schedule। तो ये क्या बोल रहा है, देखो प्राइमरी कंसर्न क्या होता है पीपीसी का, कि हम लोग कस्टमर को कब प्रोडक्ट डिलीवरी करेंगे, अगर प्रोडक्ट को डिलीवरी करना है, और अगर स्टॉक में रखना है तो कब उसे ऐसे इन्वेंट्री रखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेम प्री डिटरमाइंड शेड्यूल। मतलब जो शेड्यूलिंग के हिसाब से तय किया गया है कि अभी स्टॉक में रखना है, बाद में कस्टमर को देना है, कि डायरेक्टली कस्टमर के पास जाएगा, क्या शेड्यूल है उस हिसाब से हमें टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है। ये इसका प्राइमरी कंसर्न होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखना है, देखो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे इसके बाद from a long term point of view, from a long term point of view, production planning largely PPC production planning control, ठीक है, largely deals with plant construction and location, and with product line design and development।
तो एक प्राइमरी कंसर्न तो हम लोगों ने बताया कि प्राइमरी कंसर्न क्या है, कि प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो डिलीवरी जाएगा या वो स्टॉक बनेगा, ये प्री डिटरमाइंड शेड्यूल के हिसाब से तय किया जाएगा। इसके अलावा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो पीपीसी जो है वो किसमें, मतलब उसका कंसर्न किसमें है, लार्जली डील विथ प्लांट कंस्ट्रक्शन एंड लोकेशन, कहाँ पर प्लांट को हम लोग प्लांट कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, कहाँ पर हम लोग लोकेशन डिसाइड करेंगे, एंड विथ प्रोडक्ट लाइन, क्या प्रोडक्ट लाइन होगा, क्या प्रोडक्ट डिजाइन होगा, कैसे प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे, इसके हिसाब, इसके लिए भी पीपीसी का हमें हेल्प का जरूरत होता है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो पीपीसी ये सब प्लान करने में हेल्प करती है कि कहाँ प्लांट का कंस्ट्रक्शन करें, कहाँ पर प्लांट का लोकेशन चूज करें, कौन सा प्रोडक्ट लाइन होगा, कौन सा प्रोडक्ट डिजाइन होगा, डेवलपमेंट होगा। और अगर शॉर्ट रेंज में अगर हम लोग देखें तो शॉर्ट रेंज, ये लॉन्ग रेंज में हो गया, तो शॉर्ट रेंज में तो हमारे लिए प्लांट का कंस्ट्रक्शन, लोकेशन चूज, प्रोडक्ट लाइन, ये सब जो है ये टाइम टेकिंग मैटर होता है। तो शॉर्ट रेंज में पीपीसी हमें कैसे हेल्प करेगा, शॉर्ट रेंज प्लानिंग फोकस ऑन such areas as inventory, goals and wages, बजट। जो छोटा मोटा काम है, छोटा मोटा मतलब टाइम के हिसाब से, ठीक है, तो हम लोग का स्टॉक कितना होगा, ठीक है, मतलब इन्वेंट्री गोल कितना, क्या है स्टॉक में रखना है, क्या करना है, तो स्टॉक तो हर साल के हिसाब से चेंज होता है। तो शॉर्ट रेंज का जो भी हमारा प्लानिंग होगा कि हर वीक में कितना स्टॉक रहेगा, कि हर मंथ में कितना स्टॉक रहेगा, तो शॉर्ट रेंज प्लानिंग में क्या क्या फोकस करने को मिलेगा पीपीसी के थ्रू से, इन्वेंट्री का गोल्स, वेजेस, बजट एटसेट्रा, ठीक है, ये सब। अच्छा, फिर इन प्लान्स प्रोजेक्टेड ओवर ए 2 to 5 ईयर, अगर हम लोग इस तरह का प्लान प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दैट इज 2 से लेके 5 साल तक, ठीक है, 2 to 5 ईयर, कैपिटल इक्विपमेंट बजटिंग, तो हम लोग कैपिटल मतलब इक्विपमेंट में कितना पैसा लगाएंगे, तो कैपिटल इक्विपमेंट बजटिंग, इसका बजट बना सकते हैं। एंड प्लांट कैपेसिटी, लेआउट आर द मेजर कंसर्न, मेजर कंसर्न, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मेन जो काम है वो देखा पीपीसी का, फिर उसके बाद देखा कि लॉन्ग रन में क्या ये कर सकता है, शॉर्ट रन में क्या कर सकता है, 2 to 5 वाला जो प्लानिंग होगा उसमें क्या कर सकता है। तो इसका 3 हम लोगों ने पॉइंट ऑफ व्यू देखा, लार्ज टर्म, सॉरी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, और यहाँ पर एक 2 to 5 ईयर्स वाला टर्म में कैसे ये काम करेगा, किस तरह से हेल्प करेगा। तो फिर से एक बार बता देते, देखो लॉन्ग रन में हम लोगों का प्लांट का कंस्ट्रक्शन, प्लांट का लोकेशन, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। शॉर्ट रेंज में जो मतलब शॉर्ट टाइम पे जो काम हो सकता है, दैट इज इन्वेंट्री का गोल, वेजेस, बजट, ये सब। और जो 2 से 5 साल के अंदर इक्विपमेंट का बजटिंग, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट में कितना करना है, प्लांट कैपेसिटी कितना कैपेसिटी वाला प्लांट हमें लेना चाहिए, लेआउट कैसे बनाएंगे प्लांट का, ठीक है, आर द मेजर कंसर्न, ये सब मेजर कंसर्न होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, नॉर्मली यहाँ पर लिखेंगे पीपीसी। पीपीसी normally reflects the short range activities and focuses on the issues and problems that arises that arise in the planned planned utilization of the labor force, materials and physical
facilities that are required for manufacturing product in accordance with the primary objective of the firm. ठीक है, देखो बताते हैं ये क्या लिखा मैंने। फिर नेक्स्ट यहाँ पर ऐड किया कि पीपीसी मतलब प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल नॉर्मली रिफ्लेक्ट्स द शॉर्ट रेंज एक्टिविटीज। नॉर्मली ये शॉर्ट रेंज एक्टिविटीज के लिए काम करता है ज्यादा। फोकसेस ऑन द किस किस बात पे फोकस करता है, इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स दैट अराइज इन द प्लान्ड यूटिलाइजेशन। ठीक है, कि arises in the planned utilization of the labor forces। अगर लेबर फोर्सेस का जो यूटिलाइजेशन हो रहा है जिस तरह से प्लान हुआ है उस तरह से अगर नहीं हो रहा है, तो मतलब अगर कोई इश्यूज या प्रॉब्लम्स जनरेट हो रहा है लेबर फोर्सेस को लेके, मटेरियल्स को लेके, फिजिकल फैसिलिटीज को लेके, जो मैन्युफैक्चर के लिए रिक्वायरमेंट है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर के लिए रिक्वायरमेंट है, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको कैसे मतलब शॉर्ट आउट किया जाए। ठीक है, तो इस बात पे ये ज्यादा फोकस करता है। पीपीसी नॉर्मली रिफ्लेक्ट्स द शॉर्ट रेंज एक्टिविटीज एंड फोकसेस ऑन द इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स दैट अराइजेस इन द प्लान्ड यूटिलाइजेशन ऑफ द labor force, material, physical facilities that are required for manufacturing product in accordance with the प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। क्योंकि कोई भी एक फर्म का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना। अब उसको प्रोड्यूस करते हुए अगर किसी भी तरह का इश्यूज दिख रहा है तो उसको लेके पीपीसी जो है अपना मतलब हेल्प करता है। ठीक है, उस बात पे फोकस रखता है कि क्या कोई इश्यूज, कोई प्रॉब्लम जनरेट हुआ है रिलेटेड टू लेबर फोर्स यूटिलाइजेशन, मटेरियल यूटिलाइजेशन, फिजिकल फैसिलिटीज, क्या प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस बात पे वो फोकस करता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों ने पीपीसी के बारे में जो भी लिखना था वो लिख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ पीपीसी। ठीक है, ये सिर्फ पीपीसी अभी हम लोगों ने लिखा। एक्चुअली ये मैंने क्या लिखवाया देखो, ये पूरे चीजों को मैंने लिखवा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ पीपीसी। ऑब्जेक्टिव ऑफ पीपीसी, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो हर एक फर्म का होता है कि प्रॉफिट का जनरेट हो। ठीक है, प्रॉफिट कैसे जनरेट हो, प्रॉफिट जनरेट करना। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, अल्टीमेट मतलब होता है एट लास्ट, मतलब एंड में मेन ऑब्जेक्टिव, या फिर हम लोग बोले तो अंत में हमें क्या चाहिए, वही प्रॉफिट। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू कंट्रीब्यूट टू द प्रॉफिट्स ऑफ द एंटरप्राइज। किस तरह से प्रॉफिट जनरेट करवाया जाए एंटरप्राइज का। ठीक है, किस तरह से प्रॉफिट मोटिव मतलब प्रॉफिट जो है वो हमें मिले। ठीक है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू कंट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा द एस्टैब्लिश सॉरी टू एस्टैब्लिश द रूट्स एंड शेड्यूल फ्रॉम वर्क that will ensure the optimum utilization, of raw material, laborers, and machine to provide the means for ensuring the operation
of the plant in accordance with this plan, in accordance with these plan। समझाते हैं क्या लिखा है मैंने। अच्छा देखो क्या लिखा है, द एस्टेब्लिश, टू एस्टेब्लिश, क्या एस्टेब्लिश किया जाएगा, रूट्स। रूट्स मतलब क्या पाथ फॉलो किया जा रहा है, शेड्यूल्स क्या टाइम टेबल फॉलो किया जा रहा है, फ्रॉम वर्क, ठीक है, मतलब काम का क्या रूट है, जो काम हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब जो प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको प्रोवाइड करने का रूट्स क्या है, शेड्यूल क्या बना हुआ है टाइम के हिसाब से, दैट विल एंश्योर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल। तभी तो पता चलेगा, अगर हम लोग टाइम बाय टाइम काम करेंगे, शेड्यूल के हिसाब से चलेंगे, रूट्स के हिसाब से चलेंगे, तभी तो पता चलेगा कि हम लोग अपने रॉ मटेरियल का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उसका इंश्योरिटी भी तो चाहिए। विल एंश्योर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल, laborers and machines, laborers and machine to provide the means for ensuring the operation of the plant in accordance with this plan। कि प्लान के हिसाब से हम लोग चल पा रहे हैं कि नहीं, रॉ मटेरियल का यूटिलाइजेशन सही हो रहा है कि नहीं, लेबर का यूटिलाइजेशन सही हो रहा है कि नहीं, सही टाइम पे हम लोग प्रोडक्शन का काम वगैरह कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, शेड्यूल को मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, ये सारा चीज हमें जो है पता चल जाता है अगर हम लोग पीपीसी फॉलो करते हैं। तो पीपीसी का एक ये भी ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखो, थर्ड, टू कंट्रोल WIP, ठीक है, WIP को कंट्रोल करना। WIP का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, ये वर्क इन प्रोसेस या प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोसेस, ठीक है, तो ये वर्क इन प्रोसेस पूरा ही लिख देते हैं। वर्क इन प्रोसेस अगर कुछ है, वर्क इन प्रोसेस को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू पीपीसी, ठीक है। टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मटेरियल, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मटेरियल, मटेरियल के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू पीपीसी, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ पीपल एंड मशीन, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ, देखो इसी चीज को यहाँ पर भी मैंने लिखा था, बस इसी तरह से हमें पॉइंट बना के लिखना है, ठीक है। ये यहाँ पर तो ऑलरेडी लिखा ही था कि हम लोग क्या कर, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या लिखा था, इस चीज पे मतलब क्या किया जाता है, इस चीज पे ध्यान रखा जाता है पीपीसी के थ्रू। सर यहाँ पर बोल रहा है कि फ्लो को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन टॉपिक वही है, मेटेरियल के फ्लो को कंट्रोल करना और मशीन्स को यूटिलाइज करना, ठीक है। तो मेटेरियल एंड यूटिलाइजेशन ऑफ पीपल एंड मशीन। अच्छा, बस ये इतना ही ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद हम लोग ये वाला पॉइंट जो है ना, ये थोड़ा सा खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है, इतना सारा पॉइंट याद रखने का जरूरत नहीं है। ये क्या है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, मतलब पीपीसी फुलफिल दिस ऑब्जेक्टिव बाय फोकसिंग ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट लिखा हुआ है, इतना सारा पॉइंट जो है ये पढ़ने से आराम से समझ में आएगा, ऐसा नहीं। जैसे देखो, एनालाइजिंग द ऑर्डर टू डिटरमाइन द रॉ मटेरियल, कौन से रॉ मटेरियल के बाद कौन सा रॉ मटेरियल जाएगा, एंड पार्ट्स दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर देयर कंप्लीशन, या फिर कुछ मटेरियल और पार्ट्स जो कि रिक्वायर्ड होगा प्रोडक्ट को पूरा कंप्लीट बनाने के लिए। आंसरिंग द क्वेश्चन फ्रॉम कस्टमर से, सेल्समैन से हमें क्वेश्चन आंसर जो है वो मतलब क्वेश्चन अराइज करने हैं, उसके आंसर्स लेने हैं और उस हिसाब से उस अकॉर्डिंग काम करना है कि कस्टमर का डिमांड क्या है, सेल्समैन क्या बोल रहे हैं। तो ये सारा चीज, तो ये थोड़ा सा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, जस्ट इसको एक बार रीड करना है, ठीक है, ये रीड करने से ही समझ में आ जाएगा। बाकी हम नेक्स्ट यहाँ से लिखवाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्शन प्लानिंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग फंक्शंस, क्या क्या फंक्शंस जो है वो इन्वॉल्व होता है। एक सेकेंड, पीपीसी इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग फंक्शन, क्या क्या फंक्शन इन्वॉल्व होता है पीपीसी के थ्रू। फर्स्ट, प्लानिंग, ठीक है, हम इसका डिस्कस कर देंगे, ठीक है, इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। रूटिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग,
फॉलो अप, और फिफ्थ नंबर पे है इंस्पेक्शन। ठीक है, बता रहे हैं ये जो पांच चीज मैंने लिखा है ये क्या क्या है देखो। तो प्लानिंग, प्लानिंग मतलब क्या होता है, देखो पीपीसी में तो प्लानिंग लैंग्वेज पहले से इन्वॉल्व है कि प्रोडक्ट प्रोसेस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो प्लानिंग का मतलब है कि हम लोगों को क्या करना है, प्लानिंग का मतलब होता है कि डिटेल्ड में डिफाइन करना है सारे प्रोडक्शन फंक्शन को। ठीक है, डिटेल में डिफाइन करना है सारे प्रोडक्शन फंक्शन को। ये देखो दे रखा है, प्लानिंग द प्रोडक्शन ऑपरेट्स इन डिटेल्स। डिटेल्स में प्रोडक्शन प्लानिंग को हमें डिफाइन करना है। रूटिंग, रूटिंग का मतलब होता है क्या पाथ है, ठीक है, जिसको हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं हमारे काम को कंप्लीट करने के लिए, क्या ऑर्डर है, ठीक है, मतलब किस तरह से हमें चलना है। ठीक है, तो रूटिंग इज द लेइंग डाउन द पाथ फॉर द वर्क टू फॉलो एंड द ऑर्डर इन विच द वेरियस ऑपरेशंस विल बी कैरिड आउट। ठीक है, शेड्यूलिंग का मतलब होता है टाइम टेबल क्या है जिसे हमें फॉलो करना है। ठीक है, और उसमें हम लोग ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने टाइम में कितना क्वांटिटी में हम लोगों ने काम किया। तो शेड्यूलिंग एस्टेब्लिश द क्वांटिटी ऑफ वर्क टू बी डन। ठीक है, कितना काम किया, क्वांटिटी ऑफ वर्क टू बी डन एंड फिक्सिंग द टाइम टेबल फॉर परफॉर्मिंग द ऑपरेशंस, मतलब उतने क्वांटिटी का प्रोडक्शन करने के लिए हमें कितने टाइम का जरूरत हुआ। ठीक है, कितना टाइम हम लोगों ने लिया, तो टाइम कितना लगा और कितना प्रोडक्शन हुआ, दैट इज शेड्यूलिंग। डिस्पैचिंग का मतलब है कि नेसेसरी ऑर्डर को इशू करना। ठीक है, नेसेसरी ऑर्डर को इशू करना, नेसेसरी स्टेप्स को हमें लेना पड़ेगा ताकि हम लोग टारगेट जो है वो शेड्यूलिंग के हिसाब से कंप्लीट कर पाए। ये देखो, डिस्पैचिंग का मतलब होता है इशूइंग द नेसेसरी ऑर्डर, नेसेसरी ऑर्डर को इशू करना एंड टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स टू एंश्योर दैट द टाइम टारगेट सेट इन द शेड्यूल आर इफेक्टिवली अचीव। मतलब शेड्यूल में जो टाइम टारगेट दिया हुआ है कि इस वर्क को 2 घंटा में कंप्लीट करना है, इस वर्क को 3 घंटे में कंप्लीट करना है, तो वो हम लोग कर पाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेसेसरी ऑर्डर देना पड़ेगा, नेसेसरी स्टेप्स टेक ओवर करना पड़ेगा, तो दैट इज डिस्पैचिंग। फॉलो अप का मतलब क्या होता है, फॉलो अप का मतलब होता है कि हम लोग नेसेसरी स्टेप्स ले रहे हैं चेक करने के लिए जो वर्क हम लोगों ने प्री डिटरमाइन कर रखा है वो जैसा सोचा था क्या उस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, वो हमें चेक करना है, मतलब जैसा बोला गया था, जैसे इंस्ट्रक्शन दिया गया था, क्या उस तरह से परफॉर्मेंस हो रहा है। तो फॉलो अप टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स टू चेक अप वेदर वर्क प्रोसीड्स अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड प्लान, जैसे सोचा था वैसा काम कर रहे हैं कि नहीं, एंड हाउ फॉर देयर आर वेरिएंसेस फ्रॉम स्टैंडर्ड सेट अर्लियर। तो स्टैंडर्ड क्या सोचा था और कितना हो रहा है, मतलब सोचा था 2 घंटा में होगा, 1.5 घंटा में हो गया, तो वही वेरिएंसेस चेक करना है, या फिर 2 घंटा में सोचा था 2.5 घंटा हो गया, दैट इज द वेरिएंसेस। ये तो हमें पता ही है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, इसको बोलते हैं फॉलो अप। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑकेशनली चेक कर रहे हैं कि क्वालिटी कैसा है, क्वांटिटी कैसा है। ठीक है, कंडक्टिंग ऑकेशनल चेकअप्स द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको चेकअप कर रहे हैं बार बार। ठीक है, और असेंबल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, और या तो मैन्युफैक्चर हो रहा है या तो मतलब असेंबल्ड किया जा रहा है टू एंश्योर हाई क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट का क्वालिटी मेंटेन हो रहा है कि नहीं उस बात का इंस्पेक्शन करना। ठीक है, इसका देखो यहाँ पर, अगर देखो तो इसका पूरा यहाँ पर एक ऐसे बना दिया है। ठीक है, शॉर्टकट बना दिया है, तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो, बाकी मैंने देखो बोल ही दिया, आराम से याद हो जाएगा कि क्या होता है। फिर से एक बार बता देते हैं, प्लानिंग मतलब सारे डिटेल्स में ऑपरेशंस प्लान का पता होना। रूटिंग का मतलब होता है कि जो रूटिंग हम लोगों ने, मतलब जो पाथ, रूट मतलब पाथ, ठीक है, जो पाथ हम लोगों ने सोचा है उस पाथ के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं कि नहीं। शेड्यूलिंग मतलब जो टाइम सोचा है उस टाइम के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं, कितने क्वांटिटी में हो रहा है। डिस्पैच का मतलब होता है कि हम लोग नेसेसरी स्टेप्स ले रहे हैं क्या, ये देखने के लिए कि हम लोगों ने जो मतलब जो रूट लिया था और जो शेड्यूल किया था उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर पा रहे कि नहीं, टारगेट अचीव कर पा रहे कि नहीं। ठीक है, फॉलो अप का मतलब होता है कि प्री डिटरमाइंड प्लान को फॉलो कर पा रहे हैं, जो सोचा था क्या उस चीज को फॉलो कर पा रहे हैं। ठीक है, और उसके जो मतलब प्री डिटरमाइंड जो था और अभी जो कर रहे हैं उसमें वेरिएंसेस कितना आया। और इंस्पेक्शन का मतलब होता है क्वालिटी वगैरह का चेकअप करते रहना कि जो प्रोडक्ट हम लोग प्रोड्यूस कर रही है, असेंबल कर रहे हैं, वो उसका क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो ये हो गया 5 चीज यहाँ पर। ठीक है, तो इसका डिटेल्स वहां से हम लोग पढ़ सकते हैं। तो पीपीसी इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग फंक्शंस, तो ये चीज हमें पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हो जाएगा बेसिक टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल। क्या क्या प्रोडक्शन कंट्रोल होता है, पहला है ब्लॉक कंट्रोल।
दूसरा है फ्लो कंट्रोल, तीसरा है लोड कंट्रोल, ऑर्डर कंट्रोल, स्पेशल प्रोजेक्ट कंट्रोल, सिक्स्थ नंबर पे है बैच कंट्रोल। ये देखो बेसिक टाइप्स ऑफ कंट्रोल, 6 तरह का कंट्रोल होता है, ठीक है। ब्लॉक कंट्रोल, ब्लॉक कंट्रोल का मतलब क्या होता है, देखो ये जो है ये सबसे प्रोमिनेंट कंट्रोल टाइप है, ठीक है। और ये सबसे प्रोमिनेंट किस तरह के काम के लिए है, जहां पर ब्लॉक में होता है परफॉर्मेंस। देखो जैसे बोल रहा है कि दिस टाइप ऑफ कंट्रोल इज मोस्ट प्रोमिनेंट कौन से सेक्टर में, टेक्सटाइल, ठीक है, बुक, मैगजीन, प्रिंटिंग। क्योंकि इस तरह का जो इंडस्ट्री होता है यहाँ पर ब्लॉक में, मतलब ब्लॉक में प्रोडक्शन होता है, ठीक है। जैसे मान लो बुक प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ बीकॉम का बुक हो गया, कुछ क्लास 12 का, कुछ क्लास 11 का, मतलब छोटे छोटे ब्लॉक में जब काम होता है इन दिस इंडस्ट्री, इट इज नेसेसरी टू कीप दिस to keep things separated, and this is the fundamental reason why industries resort to block control। ब्लॉक कंट्रोल का जरूरत क्या होता है, जैसे 11 के बुक के साथ 12 का बुक हम लोग मिक्सड अप नहीं कर सकते, ठीक है। तो 11 का कुछ, 12 का कुछ, ठीक है, बीकॉम का कुछ हो गया, एमकॉम का हो गया, सीए का हो गया, सीएस का हो गया, सीएमए का हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, हमें जो है सेपरेटली हर चीज को रखना पड़ता है। इसीलिए इसके लिए जो नेसेसरी स्टेप्स लगता है, जो कंट्रोलिंग हमें करना पड़ता है, उसको बोला जाता है ब्लॉक कंट्रोल। ये सबसे प्रोमिनेंट होता है टेक्सटाइल, बुक्स, मैगजीन, इस तरह के इंडस्ट्री के केस में, ठीक है। ब्लॉक कंट्रोल के बाद हम लोग देखेंगे फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल मतलब जहां पर प्रोसेसिंग सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि हम लोग रेट ऑफ फ्लो को चेक कर पाए, ठीक है। नॉर्मली किस तरह का केमिकल, फिर पेट्रोलियम, इस तरह के इंडस्ट्री में ये यूज होता है, ग्लास, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर बोला है फ्लो कंट्रोल में दिस टाइप ऑफ कंट्रोल इज कॉमनली अप्लाइड इन इंडस्ट्री लाइक केमिकल, मैंने पहले ही बोला, पेट्रोलियम, ग्लास, सम एरियाज ऑफ फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग। नॉर्मली फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग जो है वो दूसरा वाला कंट्रोल में यूज होगा, हम बताते कौन से वाले में यूज होगा, वो बैच कंट्रोल में भी यूज होता है, ठीक है। ये इसीलिए बोला है सम एरियाज ऑफ फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग, मेनली केमिकल, ठीक है, फ्लो हो रहा है ना, केमिकल, पेट्रोलियम, गैस, इस तरह के इंडस्ट्री में फ्लो कंट्रोल का जरूरत होता है। और कुछ कुछ प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्री में या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में फ्लो कंट्रोल का जरूरत हो सकता है। वंस द प्रोडक्शन system is thoroughly designed, the product planning and control department controls the rate of flow of work into the system and check it as it comes out of the system। ये मैंने पहले ही पॉइंट बोला, अगर ध्यान दिया है तो पहले ही मैंने ये पॉइंट बोला, इस प्रोसेसिंग सिस्टम को डिजाइन ही इसीलिए किया गया है ताकि चेक कर सके हम लोग कि रेट ऑफ फ्लो क्या है, प्रोसेसिंग सिस्टम में रेट ऑफ फ्लो क्या है। देखो वही बोला है रेट ऑफ फ्लो, ये कीवर्ड मान सकते हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वर्क इनटू द सिस्टम, ठीक है। एंड चेक, और चेक करना इट एज इट कम्स आउट ऑफ द सिस्टम, कैसे ये सिस्टम से मतलब आ रहा है, कैसे एज अ आउटपुट वो प्रोड्यूस हो रहा है, उसका रेट ऑफ फ्लो क्या है, ठीक है। बट अंडर दिस मेथड रूटिंग एंड शेड्यूलिंग आर डन व्हेन द प्लांट इज लेड आउट। तो जब प्लांट को लेआउट किया जाता है तभी उसका रूटिंग और शेड्यूलिंग तय कर लिया जाता है। दैट इज टू से द प्रोडक्शन लाइन विच इज एस्टेब्लिश इज वेल बैलेंस्ड एंड सीक्वेंस्ड बिफोर प्रोडक्शन ऑपरेशन बिगिंस। मतलब प्रोडक्शन शुरू होने के पहले ही, क्योंकि इसका शेड्यूलिंग और रूटिंग जो है वो मतलब वो एस्टैब्लिश कर लिया जाता है प्लांट लेआउट के साथ साथ ही। इसी वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन लाइन विच इज एस्टैब्लिश इज वेल बैलेंस्ड। तो जो प्रोडक्शन लाइन बनेगा वो बैलेंस्ड होगा, सीक्वेंस्ड होगा, क्योंकि पहले ही प्रोडक्शन ऑपरेशन शुरू होने के पहले ही क्या कर लिया जाता है, शेड्यूलिंग और रूटिंग को डिसाइड कर लिया जाता है। दिस टाइप ऑफ कंट्रोल इज मोर प्रिविलेंट इन कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम। ये कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम में सबसे ज्यादा अच्छा होता है, इसीलिए बोल रहे हैं ना पहले से ही रूट और शेड्यूल डिसाइड कर लिया जाता है। मतलब पहले मान लो प्रोसेस ए होगा, फिर प्रोसेस बी होगा, फिर प्रोसेस सी होगा, तो ये पता ही है इन लोगों को, हमेशा इनका प्रोडक्ट इसी तरह से ही चलेगा। तो पहले से इन्होंने अपना शेड्यूलिंग कर लिया है। रूटिंग क्या हो गया, प्रोसेस 1 देन प्रोसेस 2 देन प्रोसेस 3, ये रूट हो गया, पाथ हो गया। शेड्यूलिंग क्या हो गया, यहाँ पर 2 घंटा प्रोसेस होगा, यहाँ पर 50 मिनट होगा, यहाँ पर मान लो 3 घंटा प्रोसेस होगा। तो ये जो है ये यहाँ पर शेड्यूलिंग कर लिया गया है, तो ये पहले से ही कर लिया
किया जाता है कि केमिकल हम लोग इस तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए इस तरह से हमें मशीन्स को लेआउट करना पड़ेगा, पहले ये लगाएंगे फिर ये, ठीक है। हम लोग तो जो है फैसिलिटी लेआउट पढ़ चुके हैं स्टडी नोट 2 में, तो वहां पर हम लोगों ने देखा भी था किस तरह से होता है। तो वही फ्लो कंट्रोल जो है इस तरह के इंडस्ट्री में काम आता है। अच्छा, नेक्स्ट हो जाएगा लोड कंट्रोल। तो लोड कंट्रोल मतलब समझ में ही आ रहा है, लोड जो है यानी वर्कलोड जहां पर बहुत ज्यादा होता है और फैसिलिटी कम होता है, ठीक है। वर्कलोड ज्यादा होता है और फैसिलिटी कम होता है, जैसे कि बॉटल नेक मशीन, ठीक है। बॉटल नेक मशीन का क्या सिचुएशन होता है कि इसका मान लो कैपेसिटी है 20 यूनिट प्रोडक्शन करने का, बट इस पे लोड आ रहा है 30 यूनिट प्रोडक्शन करने का, ठीक है। तो इस तरह के लोड को कैसे कंट्रोल करें, उसके लिए लोड कंट्रोल। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, लोड कंट्रोल इज टिपिकल फाउंड where a particular bottleneck machine exists in the process of manufacturing। वही चीज मैंने बोला कि अगर कहीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बॉटलनेक मशीन्स का एग्जिस्टेंस हो जाता है तो फिर लोड कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। तभी लोड कंट्रोल का जरूरत होता है। नेक्स्ट हो गया ऑर्डर कंट्रोल। ऑर्डर कंट्रोल का मतलब ये होता है, ये नॉर्मली जॉब लॉट शॉप्स में यूज होता है, ठीक है। डिफरेंट जॉब जो है वो डिफरेंट ऑर्डर का आता है, ठीक है। उससे हमें क्या करना, जैसे मान लो कि अगर किसी का पेंट शॉप है तो उसको पेंट करने के लिए बोला जा रहा है, तो हर एक जगह पे तो वो एक ही जैसा पेंट नहीं करेगा, जैसे कस्टमर का रिक्वायरमेंट होगा उसी तरह से पेंट होगा। मान लो कोई किसी को ऑफिस पेंट करवाना है, उसका अलग कलर, घर पेंट करवाना है उसका अलग, तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कस्टमर ऑर्डर देगा उस हिसाब से हमें रिसोर्सेस को प्रोक्योर करके उनको सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा या प्रोडक्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है ऑर्डर कंट्रोल में, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल इज कॉल्ड ऑर्डर कंट्रोल। सबसे कॉमन जो है प्रोडक्शन कंट्रोल में वो ऑर्डर कंट्रोल है। दिस टाइप ऑफ कंट्रोल इज कॉमनली एम्प्लॉयड इन कंपनीज विथ इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम, द सो कॉल्ड जॉब लॉट शॉप। जैसे मैंने बोला जॉब लॉट शॉप, अंडर दिस मेथड ऑर्डर come into shop for different quantities for different product। अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग वॉल्यूम ऑफ या फिर क्वांटिटी में हमारे पास ऑर्डर आता है, मतलब कस्टमर के अकॉर्डिंग ऑर्डर आता है। देयरफॉर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल मस्ट बी बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल ऑर्डर। तो इंडिविजुअल ऑर्डर जो आ रहा है यहाँ, इसका जीस्ट क्या हो गया, इंडिविजुअल ऑर्डर जो आ रहा है वो हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि डिफरेंट प्रोडक्ट का सर्विस प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट हमें क्या मतलब रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए, तो वो प्रोक्योर करके हमें काम करना पड़ेगा। ये नॉर्मली इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम के साथ इसे कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो ये देखो जॉब लॉट शॉप में होता है, इसमें क्या होता है ऑर्डर आ रहा है जॉब लॉट के हिसाब से, ठीक है, मतलब इनटू द शॉप डिफरेंट क्वांटिटीज फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। अलग अलग क्वांटिटी में लोग ऑर्डर कर रहे हैं कस्टमर के हिसाब से, कस्टमर अपना ऑर्डर दे रहा है 5 यूनिट 10 यूनिट और अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे वही शर्ट सिलवाना हो गया तो डिफरेंट, कोई 2 शर्ट सिलवा रहा है, कोई 5 सिलवा रहा है, ठीक है। और सबका प्रोडक्ट अलग अलग है, किसी कोई एक ही तरह का चीज नहीं सिलवा रहा है। देयरफॉर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल मस्ट बी बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल ऑर्डर। यहाँ पर इंडिविजुअल ऑर्डर के हिसाब से हमें काम करना पड़ता है, दैट इज ऑर्डर कंट्रोल। फिर हो गया स्पेशल प्रोजेक्ट कंट्रोल, ठीक है। स्पेशल प्रोजेक्ट कंट्रोल नाम से पता चल रहा है कि हमें प्रोजेक्ट मिलेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट का मतलब होता है थोड़ा बिगर मतलब लार्ज जो काम होता है, जैसे कि मान लो कंस्ट्रक्शन का, जैसा ब्रिज बनाना, ऑफिस बनाना, स्कूल बिल्डिंग, ठीक है, हॉस्पिटल्स हो गया, कॉलेज यूनिवर्सिटीज, ये सब जब हम लोग बना रहे हैं तो इसको बोलते हैं हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट लिया है, ठीक है। अब उस प्रोजेक्ट को हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, तो उसके लिए हमें स्पेशल प्रोजेक्ट कंट्रोल का हेल्प लेना चाहिए। ये देखो स्पेशल प्रोडक्शन कंट्रोल इज नेसेसरी इन सर्टेन प्रोजेक्ट। जैसे स्पेशल प्रोडक्शन कंट्रोल हमारा होना चाहिए किस तरह के प्रोजेक्ट के लिए, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, office building, school, college, university, hospital and any other construction industry. Under this type of control, instead of having set of elaborate forms for tooling and scheduling, a man or a group of men keeps in close contact with the work। मतलब क्या होता है यहाँ पर कोई एक जन कोई स्पेशल टूल्स को यूज करके या शेड्यूल को यूज करके काम नहीं करता है। यहाँ पर नॉर्मली ग्रुप ऑफ मैन या फिर अकेले भी हो सकता है, ये लोग क्या कर सकते, ये लोग क्या करते हैं क्लोज कांटेक्ट विद द वर्क, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, अंडर दिस टाइप ऑफ कंट्रोल, इस तरह के कंट्रोलिंग सिस्टम में इंस्टेड ऑफ हैविंग सेट ऑफ एलाबोरेट फॉर्म ऑफ टूलिंग एंड शेड्यूलिंग, टूलिंग शेड्यूलिंग का कुछ एलाबोरेट फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। A man or a group of men keeps in close contact with the
वर्क, ठीक है। ये वर्क को हम लोग क्या करते जाते हैं, हमेशा इसको वॉच करते जाते हैं, ठीक है। ये होता है स्पेशल प्रोजेक्ट कंट्रोल, ठीक है। इसके बाद हो गया बैच कंट्रोल। बैच कंट्रोल में क्या होता है, ये लगभग जॉब की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हम लोग बोल सकते हैं कलेक्टिव जॉब, ठीक है, बिगर देन जॉब ऑर्डर, ठीक है। जॉब ऑर्डर कंट्रोल जो है उससे ज्यादा होगा, ठीक है, ऑर्डर कंट्रोल से थोड़ा बड़ा। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, बैच कंट्रोल इज अनदर इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल विच इज फ्रीक्वेंटली फाउंड इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नॉर्मली ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। ये मैंने पहले भी बोला था, जो हमारा फ्लो कंट्रोल था उसमें भी बोला है सम ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, लेकिन बेसिकली ज्यादा से ज्यादा ये मैक्सिमम बैच कंट्रोल में ही ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लाया जाता है। दिस दस प्रोडक्शन कंट्रोल इन बैच सिस्टम ऑफ कंट्रोल ऑपरेट विद अ सेट ऑफ विद अ सेट ऑफ, पता नहीं ये यहाँ पर आधा दिया है क्या, जो भी हो। तो यहाँ पर हम बता देते हैं, देखो बैच कंट्रोल के मतलब ये होता है कि हम लोग कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से नहीं कर रहे एक दो प्रोडक्ट, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, बैच में, मतलब थोड़ा सा क्वांटिटी ज्यादा होगा, बिगर होगा, ठीक है, बिगर क्वांटिटी में हम लोग जब प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे बैच में प्रोडक्शन करना, ठीक है। तो प्रोडक्शन कंट्रोल इन बैच सिस्टम ऑफ कंट्रोल ऑपरेट्स विद सेट ऑफ, पता नहीं क्या। बैच कंट्रोल इज अनदर इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल विच इज फ्रीक्वेंटली फाउंड इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। यहाँ तक ही देख लो कि ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। जैसे कि मान लो बिस्किट्स बन रहा है, केक बन रहा है, ठीक है, या फिर कुछ और बन रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बैच में प्रोडक्शन हो रहा है। कोई एक बिस्कुट तो नहीं बनाएगा, कोई बिस्कुट बनाने वाली फैक्ट्री एक थोड़ी ना बनाएगा, उसका बैच में वो प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो वही चीज बोल रहे हैं। अच्छा, तो ये हो गया प्रोडक्शन कंट्रोल का 6 टाइप, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल को कंटिन्यूअस प्रोसेस सिस्टम बोला जाता है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है देखो। पीपीसी इन कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम इसे बोला जाता है, ठीक है। इसका तो सॉरी, पीपीसी, पीपीसी इन कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम, तो हमें कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम किसे बोलते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो ये देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम, पहला फिक्स्ड पाथ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। ये हम लोगों ने पढ़ा भी थोड़ी देर पहले, देखो यहाँ पर जब हम लोग पढ़ रहे थे ना फ्लो कंट्रोल, वहां पर भी हम लोगों ने देखा। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस तो फ्लो कंट्रोल में ही होता है ना, तो यहाँ पर पहले से ही जो इक्विपमेंट को लगाया गया है मटेरियल को हैंडल करने के लिए, तो उसका पाथ फिक्स्ड होता है। मतलब पहले ये मशीन पे जाएगा, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये फिक्स्ड रहता है, ठीक है। कब कैसे किस तरह से होगा ये फिक्स्ड रहता है। तो तभी हम लोग बोलेंगे कि ये कंटिन्यूअस प्रोडक्शन प्रोसेस सिस्टम के अंडर आ रहा है। यहाँ पर हाई वॉल्यूम में प्रोडक्शन होता है, हाई वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ प्रोडक्ट लेआउट यूज होता है। लेआउट हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, ये प्रोडक्ट लेआउट यूज होता है यहाँ पर। अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, स्टैंडर्डाइज्ड स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट।
तो देखो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। तो नॉर्मली फूड इंडस्ट्री वगैरह में होता है, वो अभी हम लोगों ने देखा भी, यहाँ पर देखो है ना। और जो है बैच प्रोसेसिंग वगैरह, बैच कंट्रोल जो है इसमें यूज होता है। तो प्रोडक्शन, यहाँ पर जो प्रोडक्शन होगा, अगर कोई कंटिन्यूअस प्रोसेस है तो कंटिन्यूअस प्रोसेस के थ्रू से अगर कोई गुड्स प्रोड्यूस्ड हो रहा है, तो वो हम मैक्सिमम केस में स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट देगा, मतलब एक ही तरह का क्वालिटी वाला प्रोडक्ट देगा, एक ही तरह का टेस्ट वाला प्रोडक्ट देगा। तो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट देगा, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ स्टॉक और लार्ज रेंज ऑर्डर, प्रोडक्शन ऑफ स्टॉक और लार्ज रेंज ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें लार्ज रेंज ऑर्डर ले सकते हैं और स्टॉक को भी प्रोड्यूस करके रख सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा द यूज ऑफ स्पेशल पर्पस मशीन्स और ऑटोमेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो मशीन यूज करते हैं वो स्पेशल पर्पस होता है, ठीक है, और ऑटोमेटेड ज्यादा होता है, ठीक है। या तो स्पेशल पर्पस मशीन यूज करते हैं या फिर ऑटोमेटेड मशीन को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये वाला लिखा हम लोगों ने, ठीक है। तो नेक्स्ट ये वाला प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इन कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम, अब ये वाला पढ़ेंगे। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इन कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम इन्वॉल्व्स टू एक्टिविटीज। देखो क्या क्या एक्टिविटीज हैं। पीपीसी in continuous production system involves two activities। तो अगर पीपीसी को, मतलब प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग जो सिस्टम है, इसको अगर हम लोग कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम में इन्वॉल्व करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो मतलब दो एक्टिविटीज के थ्रू से हम लोग कर सकते हैं। पहला है assuming that supply of raw material and supplies are on hand to keep the production system supplied and assuring that finished product are moved from the production system। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम लोग जो रॉ मटेरियल ले रहे हैं सप्लायर से, और जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, जो हम लोग अपने कस्टमर को सप्लाई कर रहे हैं, वो हैंड टू हैंड होना चाहिए, ठीक है। मतलब कुछ स्टॉक इन हैंड ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो एज्यूमिंग दैट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, ये एजम्पशन लिया जाता है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, पीपीसी इन कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम इन्वॉल्व्स टू एक्टिविटी, दो एक्टिविटी का एजम्पशन लिया जाता है। पहला एक्टिविटी ये सोचा जाता है कि सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड सप्लाईज, मतलब रॉ मटेरियल का सप्लाई जो हो रहा है और हम लोग जो सप्लाई कर रहे हैं अपने कस्टमर को, एंड सप्लाईज आर ऑन हैंड टू कीप द प्रोडक्शन सिस्टम सप्लाइड एंड एश्योरिंग दैट फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर मूव्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन सिस्टम। फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्शन सिस्टम से मूव कर रहा है, मतलब रॉ मटेरियल ले रहा है, प्रोडक्ट बना रहे हैं, कस्टमर को बेच रहा है, यही चीज बोल रहा है, ठीक है। ये वाला, ठीक है, पॉइंट यही वाला लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट और एक एक्टिविटी, मेंटेनिंग कांस्टेंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। जो रेट ऑफ फ्लो है वो एक ही जैसा हो, इसे मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। मेंटेनिंग
कांस्टेंट मतलब एक ही तरह का, रेट ऑफ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, ये दो हो गया। अब ये वाला प्रोडक्शन प्लानिंग इन इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम। नेक्स्ट ये वाला करेंगे, हेडिंग करते हैं। ये दो हो गया एक्टिविटी। अब हम लोग पढ़ेंगे पीपीसी इन इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम। सबसे पहले जनरल पर्पस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मशीन्स। देखो ये इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम है जहां पर जनरल पर्पस प्रोडक्शन मशीन यूज होगा। और ये वाला जो था ये यहाँ पर ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस था वहां पर देखो स्पेशल पर्पस मशीन या फिर ऑटोमेटेड मशीन का यूज हो रहा था। तो डिफरेंस पूछे तो हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वेरिड पाथ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। मटेरियल को हैंडल करने के लिए जितने भी इक्विपमेंट चाहिए उसका कुछ फिक्स्ड बात नहीं होता है कि इसके बाद यही वाला होगा, ठीक है। वो वेरी कर जाता है डिपेंड ऑन द प्रोसेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर देखो यही वाला पॉइंट यहाँ पर देखो फिक्स्ड रहता है पाथ, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का पाथ जो है वो फिक्स्ड रहता है। थर्ड पॉइंट रिलेटिवली हाई कॉस्ट। इसमें कॉस्ट ज्यादा इन्वॉल्व होता है। रिलेटिवली का मतलब हो गया कि पीपीसी इन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम और पीपीसी इन कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम से ज्यादा इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होता है इंटरमीडिएट में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कंपनी जनरली मैन्युफैक्चर्स, कंपनी generally manufactures wide variety of product for the majority of items. Sales volume consequently production order size are small in relative to total production. अच्छा देखो ये क्या बोल रहा है लास्ट जो है, कंपनी जनरली मैन्युफैक्चर वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। कंपनी बहुत सारे वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करती है। कौन सा सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं? इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। और फॉर द मेजोरिटी ऑफ आइटम सेल्स वॉल्यूम, ताकि आइटम अलग अलग हमें मिल जाए, बहुत सारा आइटम मिले, सेल्स वॉल्यूम भी बढ़ा देती है। कंसिक्वेंटली प्रोडक्शन ऑर्डर साइज आर स्मॉल इन रिलेटिव टू टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन उतना नहीं होता है लेकिन जो ऑर्डर साइज है एंड कंसिक्वेंटली प्रोडक्शन ऑर्डर साइज है वो कम होता है टोटल प्रोडक्शन से। अगर हम लोग सारे वैरायटीज ऑफ प्रोडक्शन का टोटल करें वो बहुत सारा है, लेकिन अगर इंडिविजुअली हर एक टाइप को चेक करें तो वो कम होता है, ठीक है। वही चीज यहाँ पर है, ये देखो
वही चीज, द कंपनी जनरली मैन्युफैक्चर से वाइड वैरायटी, अलग अलग वैराइटीज हो, मतलब वैरायटी देखो तो बहुत सारा है, टाइप ऑफ ए प्रोडक्ट है, टाइप बी है, टाइप सी है, टाइप डी है। अब ये सारे चार टाइप को अगर हम लोग टोटल करते हैं तो वो बहुत सारा दिखता है टोटल प्रोडक्शन में, लेकिन अगर इंडिविजुअली चेक करें कि टाइप ए कितना सारा है, टाइप बी कितना सारा है, तो वो उतना ज्यादा भी नहीं होता है, ठीक है। यही चीज बोल रहा है, प्रोडक्ट for the majority of items sales volume and consequently production order size are small in relative to the total production, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग यहाँ पर देखो दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, दैट इज टाइम स्टडी, वर्क स्टडी, मेथड स्टडी, जॉब इवोल्यूशन, ठीक है। टाइम स्टडी काफी बड़ा लिखा हुआ है, हम जिस्ट करके लिखवा देते हैं। टाइम स्टडी क्या होता है देखो, टाइम स्टडी को अगर हम लोग जस्ट एक लैंग्वेज में डिफाइन करें तो टाइम स्टडी का मतलब होता है हम लोग को टाइम का स्टडी करते जाना है, कि मतलब जो काम हम लोगों ने लिया है उसको हम लोग कितना टाइम में कंप्लीट कर पा रहे हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टाइम स्टडी। और ये टाइम कितना लग रहा है, अगर ज्यादा लग रहा है तो क्यों लग रहा है, कम कम कैसे इसको करें, कितने कम से कम टाइम में कितने अच्छे तरीके से प्रोडक्शन करें, अगर जरूरत होगा तो इस पे हम लोग रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ठीक है, सारी चीजों को चेक करेंगे ताकि हमारा जो काम है वो जो सही टाइम है उसमें परफॉर्म हो जाए। बेसिकली जितने कम से कम टाइम में परफॉर्म हो पाए उतना अच्छा है, ठीक है। तो टाइम स्टडी इज डिफाइंड टू बी ए सर्चिंग साइंटिफिक एनालिसिस of the methods and equipments used or planned in doing a piece of work, development in practical detail of the best manner of doing it and determination of the time required। देखो क्या बोल रहा है, टाइम स्टडी क्या है, जैसे मैंने पहले ही बोला कितने कम से कम टाइम में हम लोग अपना काम को परफॉर्म कर सकते हैं। द टाइम स्टडी इज डिफाइंड टू बी अ सर्चिंग साइंटिफिक एनालिसिस, ये एक साइंटिफिक एनालिसिस है, ठीक है। साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ द मेथड्स एंड इक्विपमेंट यूज्ड और प्लान्ड इन डूइंग ए पीस ऑफ वर्क, कोई भी एक काम जो हम लोग कर रहे हैं उसके लिए हमारा प्लान क्या है, ठीक है, हम लोग क्या इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, क्या मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में साइंटिफिकली एनालिसिस करना या डिफाइन करना। डेवलपमेंट इन प्रैक्टिकल डिटेल ऑफ द बेस्ट मैनर ऑफ डूइंग इट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड। तो हमें क्या करना है, जो भी हम लोग जितने टाइम पे इस काम को कर रहे हैं उस चीज को अगर हम लोग साइंटिफिक वे से समझ के रिसर्च वगैरह करके और भी डेवलपमेंट कर सकते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है, ताकि हम लोग बेस्ट मैनर में क्या कर सके, हम लोग ये डिटरमाइन कर पाए कि कितना कम टाइम में हम लोग उस वर्क को परफॉर्म करें, अभी जितना टाइम लग रहा है उससे कितने कम में हम लोग उस काम को परफॉर्म कर सकते हैं, उस बात को लेके एनालिसिस करना। तो इसीलिए इसका नाम है टाइम स्टडी। बेसिकली टाइम को कैसे कम किया जाए कोई भी वर्क को जो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं उसमें, ठीक है। अब क्या क्या चीज हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल डिटेल्स जो है, जैसे डेवलपमेंट हम लोग कर सकते हैं, अपना जो मेथड यूज करें वो क्या है उस पर रिसर्च कर सकते हैं, इक्विपमेंट में चेंज वगैरह चाहिए तो रिसर्च कर सकते हैं, प्लान जो कर रहे हैं, ठीक है, डेवलपमेंट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल डिटेल्स ऑफ बेस्ट मैनर ऑफ डूइंग इट, डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड। तो टाइम रिक्वायर्ड एक्चुअली कितना होना चाहिए वो हम लोग डिटरमाइन कर पाएंगे, कितने कम टाइम में हम लोग काम को परफॉर्म कर पा रहे हैं, दैट इज टाइम स्टडी, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का टाइम स्टडी। अच्छा, इसके बाद हम लोग
ऑपरेशनल एनालिसिस भी है, इसके अंदर ही एक है, ठीक है। मोशन स्टडी है, टाइम स्टडी, इसके बाद मोशन स्टडी भी है। अच्छा, इसके बाद ऑपरेशनल एनालिसिस लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं ऑपरेशनल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ द एंटायर प्रोसेस। एंटायर प्रोसेस तो होगा ही, क्योंकि नाम क्या है, ऑपरेशनल एनालिसिस। जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रहा है उसको एनालिसिस करना है। इज द स्टडी ऑफ एंटायर प्रोसेस टू डिटरमाइन whether operations can be operations can be eliminated, combined, or the sequence changed। तो ऑपरेशनल एनालिसिस क्या होता है? देखो, ऑपरेशनल एनालिसिस का मतलब होता है कि पूरे प्रोसेस का एनालिसिस करना और ये डिटरमाइन करना कि क्या ऐसा कोई प्रोसेस है जो हम लोग अननेसेसरी कर रहे हैं तो उसको एलिमिनेट कर देंगे, क्या किसी प्रोसेस को किसी प्रोसेस के साथ कंबाइन कर सकते हैं तो कंबाइन कर देंगे, या फिर किसी सीक्वेंस को क्या हमें चेंज करना चाहिए तो हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसी का ही और एक पोर्शन बाकी है, वो भी लिखेंगे। ऑपरेशन एनालिसिस एम्स टू डिटरमाइन, फिर से इसी को कंटिन्यू करते हुए, ऑपरेशंस analysis aims to determine the one best way and can be applied to materials, tools, equipment layout, tools, equipment layout, working conditions and human requirement of each operation। ठीक है, इस पैरा के बाद ऑपरेशन एनालिसिस के बारे में और एक पॉइंट जो लिखा है मैंने, ऑपरेशन एनालिसिस का एम क्या है, ये डिटरमाइन करना कि सबसे बेस्ट वे क्या है जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट मेथड कौन सा होगा, या फिर बेस्ट मटेरियल, बेस्ट टूल्स, बेस्ट इक्विपमेंट लेआउट कौन सा होगा, बेस्ट वर्किंग कंडीशन कौन सा होगा, ह्यूमन रिक्वायरमेंट क्या होगा, हर एक ऑपरेशंस के लिए सबसे बेस्ट क्या क्या हमारा जरूरत है उस चीज का एनालिसिस करना। वही बोला है, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि operations analysis aims to determine the one best way and can be applied to method। बेस्ट वे आइडेंटिफाई करना है, फिर उस बेस्ट वे को अप्लाई करना है जो मेथड यूज हो रहा है उसमें, मटेरियल्स में, टूल्स में, इक्विपमेंट लेआउट में, वर्किंग कंडीशन में, ह्यूमन रिक्वायरमेंट में, हर एक ऑपरेशंस में हमें ये चीज को अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे जॉब स्टैंडर्डाइजेशन। ये देखो, ये वाला इसी के अंदर ही है, ठीक है। जॉब स्टैंडर्डाइजेशन ये वाला आ जाएगा। एक सेकेंड। जॉब स्टैंडर्डाइजेशन consists in determining the one best way of performing one best way of performing a job under
a job under the means at command of recording the exact method along with the time for each element of operation and establishing means to maintain the standard condition. अच्छा, ये क्या बोल रहा है, देखो, जॉब स्टैंडर्डाइजेशन क्या डिटरमाइन करता है, कंसिस्ट इन डिटरमाइनिंग द वन बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग ए जॉब। एक जॉब को परफॉर्म करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अंडर द मींस एट कमांड, मतलब जो कमांड इस उस जॉब के लिए दिया गया है, उस जॉब के उस कमांड को फॉलो करते हुए बेस्ट तरीके से कैसे हम लोग किसी जॉब को परफॉर्म करें। कमांड ऑफ रिकॉर्डिंग द एग्जैक्ट मेथड अलोंग विद द टाइम फॉर ईच एलिमेंट, मतलब जो पहले से हम लोगों ने कमांड डिटरमाइन किया हुआ है, जो टाइम डिटरमाइन किया हुआ है, उसी टाइम के अंदर उसी मेथड को अप्लाई करके हम लोग कितने बेस्ट तरीके से स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ऑपरेशंस एंड एस्टेब्लिशिंग मींस टू मेंटेन द स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, वही चीज देखो क्या बोल रहे हैं, जॉब स्टैंडर्डाइजेशन कंसिस्ट इन डिटरमाइनिंग वन बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग ए जॉब अंडर मींस एट कमांड ऑफ रिकॉर्डिंग द एग्जैक्ट मेथड, मतलब कमांड ऑफ रिकॉर्डिंग द एग्जैक्ट मेथड, मतलब क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड जॉब है तो स्टैंडर्ड जो पहले से डिटरमाइन किया गया है कि इस चीज के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग इतना 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 यही सारा चीज को फॉलो करेंगे, मतलब जो कमांड ऑलरेडी रिकॉर्ड है उस एग्जैक्ट मेथड को पाने के लिए, मतलब वैसे ही एग्जैक्टली फॉलो करेंगे तो पिछले वाला जैसा ही प्रोडक्ट बनेगा, तभी तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनेगा। उसके साथ साथ टाइम को भी मेंटेन करना है कि पिछले बार जितना टाइम में किया था उतने ही टाइम में करेंगे फॉर ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के लिए वो टाइम हम लोग जो डिटरमाइन कर चुके हैं पहले वही फॉलो करना है, हर एक ऑपरेशंस का, हर एक एक्टिविटीज का, एंड एस्टेब्लिशिंग मींस टू मेंटेन द स्टैंडर्ड कंडीशन। अगर ये चीज हम लोग एस्टेब्लिश कर पा रहे तो हम लोग बोलेंगे हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन को मेंटेन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है जॉब स्टैंडर्डाइजेशन। अच्छा, नेक्स्ट है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस, job analysis is the determination of essential factors in a specific kind of work and the qualification of a worker of a worker necessary for its performance, necessary for its performance। अच्छा, तो देखो क्या बोल रहा है, जॉब एनालिसिस क्या होता है, जॉब एनालिसिस का मतलब होता है कि ये डिटरमाइन करना कि एसेंशियल फैक्टर्स इन ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ वर्क,
कोई भी काम को, कोई भी स्पेशल टाइप ऑफ काम को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या एसेंशियल फैक्टर्स का जरूरत होता है, एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ ए वर्कर। कोई भी एक स्पेशल काम, कोई भी हम लोग काम को, स्पेसिफिक कोई काम को अगर हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या एसेंशियल फैक्टर्स हमें चाहिए, वो डिटरमाइन करना ही जॉब एनालिसिस कहलाता है। और वर्कर का क्वालिफिकेशन क्या होगा जो उस काम को परफॉर्म करने के लिए हमें चाहिए। एक स्पेसिफिक कोई काम हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें जो वर्कर का हमें जरूरत होगा उनका क्वालिफिकेशन क्या है वो पता करना, ताकि हम लोग उस काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए। और ये डिटरमाइन करना कि हम लोगों का जो है एसेंशियल फैक्टर्स क्या है जो कि फॉलो करना पड़ेगा उस काम को परफॉर्म करने के लिए, इस चीज को ही बोला जाता है जॉब एनालिसिस। ये देखो, ये सारा चीज इसमें जो भी था हम लोगों ने लिखा, थोड़ा इसमें बाकी है, मोशन स्टडी वगैरह ये अभी भी बाकी है, ठीक है। तो ये पॉइंट बाकी है, ये इसी में मोशन स्टडी वगैरह आएगा, वर्क स्टडी ये सब, मोशन स्टडी ये सब बाकी है। और ये बेसिकली प्रैक्टिकल है, यहाँ से हमें सब प्रैक्टिकल मिल जाएगा, जॉब एलोकेशन प्रैक्टिकल, शेड्यूलिंग, ठीक है। ये जस्ट इन टाइम ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, LLP, ठीक है। यहाँ पर ये चैप्टर जो है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल यहीं पर है, ठीक है। स्टडी नोट 4 में ही सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है यहाँ से ही आता है, ठीक है। तो थ्योरी करने के बाद हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।